So we will be revising directing chapter in one short video. It will be a longer one because the chapter is the most lengthiest one in your whole syllabus of 12th standard of business studies, but a very interesting one. और इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक टॉपिक इसमें से डिलीट रखा गया है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए. द नेम ऑफ द टॉपिक इज सुपरविजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? एम्प्लॉइज को रूट दिखाना टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क is said to be directing. Not just उनको रूट दिखाना, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, उनके ऊपर सुपरविजन रखना, उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना, उनको सही डायरेक्शन में लीड करना. रिपीट करूं क्या बोला मैंने? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. फाइन. देखो, जैसे ताला खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए होती है ना, व्हाट डू वी नीड टू ओपन अ लॉक? अ की. सो एक एम्प्लॉय की पोटेंशियल को खोलने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ती है टाइम टू टाइम? डायरेक्शन. And direction is a combination of 4 elements, I would say, that I already told you before: supervision, motivation, leadership and communication. So with application of these 4 elements, we are applying directing in the organization, which comes after you have done staffing. बेटा पहले तो स्टाफ चाहिए ना, वरना डायरेक्शन किसको दोगे? एयर को. So you need employees to give the direction to them. So it's a combination of all these 4 phenomena, leadership, motivation वगैरह इसके elements होते हैं. ठीक है सर, आगे चलिए. फीचर्स क्या रहते हैं डायरेक्टिंग के? प्रॉपर डायरेक्शन के बिना क्या एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ काम कर पाएगा? जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि काम का उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, कब जाकर उसको बोनस मिलेगा, कब उसको टाइमली सैलरी मिलेगी, कब उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, तब तक उसका बिहेवियर काम को लेके पॉजिटिव नहीं होगा. अगर उसको कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलना है एवरी मंथ, तो वो जितना उसको काम दिया जाएगा, डेजिग्नेट करा जाएगा, उससे ज्यादा वो काम करने में कभी इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं. अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय की फुल पोटेंशियल निकले, वो जितना कर सकता है उससे बेटर करके दिखाए, तो उसके लिए इंसेंटिव प्लान तैयार करो, उसके लिए बोनस प्लान तैयार करो, उसके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करो, उसको लीड करो, उसको पुश करो, मोटिवेट करके. ठीक है, धक्का नहीं देना, उसको मोटिवेट करो. एंड दैट्स हाउ यू कैन इनिशिएट एक्शन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो वो डायरेक्टिंग से हो पाता है. सारे फंक्शंस ना क्या करते हैं मैनेजमेंट के, आपको प्लान के टुवर्ड्स लेकर जाते हैं. बट डायरेक्टिंग एक वो स्टेप है बेटा जो अल्टीमेटली प्लान की तरफ सही डायरेक्शन से लेकर जाता है, मतलब सही करेक्ट मेथड से लेकर जाता है. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल वाले अपनी टीम को डायरेक्ट करते हैं. देखो, टॉप वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, मिडिल लेवल वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को, सुपरवाइजर्स वर्कर्स को. तो एवरीवन हैज टू डायरेक्ट ईच एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और डायरेक्टिंग विल नॉट जस्ट हैपन एट द टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑल्सो एट द बॉटम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल. डायरेक्टिंग विल बी देयर. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. आपने एम्प्लॉय को एक बार बोनस दे दिया और अब ये सोचो कि अब ये जिंदगी भर मोटिवेटेड रहेगा, ऐसा नहीं है. अगर वो अच्छा काम करे तो उसको बोनस दो, उसके साथ प्रॉफिट शेयर करो, या फिर एटलीस्ट उसको एक रिकॉग्नाइजेशन दो. रिकॉग्नाइजेशन कैसे हो सकती है? नोटिस बोर्ड पे उसका आपने नाम लगा दिया, या फिर अल्टीमेटली आपने एक अवार्ड सेरेमनी में उसको आपने मतलब अल्टीमेटली कोई मेडल वगैरह दे दिया, ट्रॉफी दे दी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके. इस खाली रिकॉग्नाइजेशन से ना उसका साइकोलॉजिकली इतना पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा कि वो कंपनी के टुवर्ड्स और ज्यादा लॉयल होगा और अपनी पोटेंशियल के साथ काम करेगा. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, डायरेक्टिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सबकी नीड्स अलग है, हर कोई पैसे से मोटिवेट नहीं हो सकता. अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी ऑलरेडी अबव द एवरेज है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपको और थिंग्स यूज करनी पड़ेंगी कि हाउस का रेंट कंपनी पे कर देगी, उसके बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस कंपनी पे कर देगी, घर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सब कुछ नहीं, लिमिटेड ऑफ दीज बेनिफिट्स कंपनी शुड बी प्रोवाइडिंग टू सच एम्प्लॉइज जो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं. अब मैंने क्या बोला, हर एक एम्प्लॉय फाइनेंशियली मोटिवेट नहीं होगा, तो ये इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन मेंटेन करो प्रॉपरली. ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन हार्मनी मेंटेन करो, डिस्प्यूट्स मत करो, विद प्रॉपर टोन आप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो. आप एम्प्लॉइज का स्टेटस थोड़ा अच्छा रखो. जो एम्प्लॉइज आपके साथ डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, टाइमली उनको प्रमोट करके हायर डिजिग्नेशन में डालो. इससे उनकी काम करने की मोटिवेशन और बढ़ जाएगी. तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग जनरली बोलूंगा मैं, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को करता है कि दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस टास्क. If a salesperson is unable to make the given amount of sales, in that case the boss should not be scolding him in such a way कि उसका मोराली डाउन हो जाए. अगर एक स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर रहा तो टीचर को उसको डांटने के बजाय गलतियां देखनी चाहिए कहां पर मिस्टेक हो रही है. अब बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं, अगर बच्चा लिखकर याद नहीं करेगा, बच्चा टेस्ट में स्कोर नहीं करेगा, तो फाइनल रिजल्ट कहां से अच्छा आएगा? सो अल्टीमेटली इट्स अ 50-50 सिचुएशन विद टीचर एंड स्टूडेंट, 50-50 सिचुएशन विद द बॉस एंड द जूनियर. तो जो सबऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रहा,
या 10 में से खाली 2 या डील्स होने का रीजन हो सकता है कि वो रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहा है जो थोड़े सेंसिटिव है और क्लाइंट्स इतने कंफर्टेबल नहीं है परचेज करने प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द लैक इन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेल्स पर्सन। तो वो बातें को ठीक करने के लिए सेल्स मैनेजर को, बॉस को बैठना पड़ेगा सेल्स पर्सन के साथ और गलतियों पे काम करना पड़ेगा अलॉन्ग विद हिज जूनियर। सो जनरली व्हाट आई सेड कि सुपीरियर ही वो बंदा होगा जो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देगा। बट काफी बार ना बेटा सुपीरियर भी तो इंसान है, तो अगर उसको कहीं से मोटिवेशन है, उसको लग रहा है कि यार मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, तो सबऑर्डिनेट को आगे स्टेप लेके उसको मोटिवेट करने की, बॉस यू कैन डू इट, वी हैव फेथ इन यू। सो एट टाइम्स मतलब 10 में से एक आधी बार सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर को डायरेक्शन दे देता है, बट मोस्टली जो डायरेक्शन होती है वो टॉप से ही बॉटम तक आती है, ठीक है, क्योंकि दैट इज व्हाट सुपीरियर्स गेटिंग पेड फॉर, दैट इज व्हाई दे आर एट द हायर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे होल्ड हायर एक्सपीरियंस, दे होल्ड हायर डिग्री, दे होल्ड हायर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एज कंपेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ये कुछ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स थे डायरेक्टिंग के। अब हम देखेंगे डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है। अब आपने इसमें और ऊपर वाले में देखा होगा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन क्या था, डायरेक्टिंग का एक फीचर था। अब आप जब इंपॉर्टेंस देखेंगे डायरेक्टिंग की तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि पहली इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू एम्प्लॉय भाई काम ढंग से करेगा ही नहीं जब तक आप उसमें चाबी नहीं भरोगे, उसको मोटिवेशन दोगे, उसको लीड नहीं करोगे, उसके साथ बात नहीं करोगे सही डायरेक्शन में, वो काम किस मोटिवेशन से करेगा। उसको बताओ कि भाई तेरा ये काम है, तेरे को इतना मटेरियल डालना है मशीन में, तेरे को इस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, तुझे इस तरीके से सुपरवाइज करना है, जब उसको मेथड क्लियर कर दोगे तभी तो वो काम कर पाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट इन अ कलेक्टिव वे। डायरेक्टिंग से क्या होता है ना, हर एक पर्सन का एफर्ट सेम डायरेक्शन में जाता है। अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है तो उनको मोटिवेट इस तरीके से करो कि उनको ऐसा लगे कि उनका पर्सनल गोल अचीव हो रहा है व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आप उनको बोलो कि भाई अच्छे से काम करो प्रमोशन होगा, अब वो ये सोचे काम करेगा कि उसका प्रमोशन होगा, बट एट द एंड कंपनी का गोल अचीव होगा, प्रमोशन भी उसको देना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो बी अचीव। सो डायरेक्शन से क्या हुआ, जो पर्सनल गोल था वो ओवरऑल गोल के साथ मर्ज हुआ और ओवरऑल गोल आपका अचीव हो जाएगा इजीली। देन डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। जब तक एक टीचर स्टूडेंट्स को नहीं बोलेगा कि आप कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, तब तक बच्चा कैसे अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। एट द सेम टाइम जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको ये रियलाइज करवाना भी जरूरी है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो डायरेक्टिंग इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट टाइम्स, ठीक है, बट मोस्टली इट शुड बी पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल। सो डायरेक्टिंग से एम्प्लॉइज अपने बेस्ट पोटेंशियल पर आ पाते हैं जब आप उनको सही तरीके से लीड करते हो, जब आप उनके साथ डेमोक्रेटिक वे में कम्युनिकेट करते हो कि आपका क्या ओपिनियन है और फिर आप अपना से रखते हो, एंड देन दे कम टू अ कॉमन ग्राउंड। एंड देन वी हैव डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। आप नया सॉफ्टवेयर कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, पुराने एम्प्लॉइज बोलेंगे कि सर अब तो कंफर्टेबल है विद द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर आएगा, नया उसका इंटरफेस होगा, उसमें फिर एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी अलग तरीके से, फिर हमें बैलेंस शीट अलग तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो वी आर नॉट यूज्ड टू दैट, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो आप उनको मोटिवेट करो कि भाई तुम्हारा बेनिफिट है, तो वो जो चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हैं तो सही अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट के साथ इस चेंज को इंप्लीमेंट करा जा सकता है अगर आपने उनको मोटिवेट कर लिया, आपने उनको लीड कर लिया। तो जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, कुछ खुद को बॉस बना के बैठ जाते हैं कि लोग उनकी बात सुने, तो उन लोगों का आप यूज कर सकते हो फॉर इंप्लीमेंटिंग दी चेंज, कि भाई वो बंदा जब रेडी है चेंज के लिए तो आप लोग कैसे मना कर रहे हो, उससे बात करो, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ सोच के एक्सेप्ट कर रहा होगा। मान लो जो सीनियर अकाउंटेंट है वो रेडी है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वी नीड काउंसलिंग फ्रॉम दैट पर्सन कि हाउ कम ही बिकेम रेडी फॉर द चेंज, सो ही कैन काउंसिल द अदर मेंबर्स हु आर रेजिस्टिंग द चेंज। And then come to effective directing helps to bring stability and balance in the organization। तो बेटा लोग कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे अगर आप उनके साथ पैटर्नलिटी का अप्रोच रखोगे। अब जैसे घर में हमें अच्छा लगता है पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयर्स जहाँ जो आपके सुपीरियर्स हैं अगर वो आपसे अल्टीमेटली पूछे एट टाइम्स इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ यू आर नॉट एट योर फुल पोटेंशियल, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ बिलोंगिंगनेस मतलब कंपनी में वो घर जैसी लगने लगेगी। तो वैसा इन्वायरमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खाना लगे प्लेट में खिलाएं, ठीक है, इतना भी नहीं, बीमार हो तो सर में पट्टी रखें, नॉट दैट वे, बट अल्टीमेटली दे कैन एटलीस्ट हैव अ वर्ड विद यू व्हेन यू आर फीलिंग लो, दे कैन एटलीस्ट गिव यू अ पुश व्हेन यू आर नॉट एबल टू achieve the targets, rather than criticizing they can have a word in a mutual agreement so that कंपनी का भी गोल अचीव हो जाए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो दैट इज व्हाई डायरेक्टिंग से क्या होता है ना, स्टेबिलिटी रहती है और एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर नहीं जाता अगर उसको बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग
कंपनी में आती रहे। और वो कैसे हो पाएगा? सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से बेटा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट आउट करा जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बातें ही करनी है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं करनी कि खाली कंपनी में बातें ही हो रही हैं और काम नहीं हो रहा। तो गोल को अचीव करने के लिए पर्सनल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी वी नीड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इन डायरेक्टिंग। सो नाउ as I've told you already कि supervision has been deleted for 2025 syllabus, completely deleted. Not even the meaning, not even the features are to be done. Although it is available in my slide. जो बच्चे इसको ऑनलाइन लेक्चर को देख रहे हैं बेटा, वो PDF जब डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, इग्नोर करना सुपरविजन। इस ये भी मीनिंग भी और इसका इंपॉर्टेंस भी, मैं इसके बारे में डिस्कशन करके टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। आई वुड लाइक टू ओनली इन्वेस्ट इन टाइम इन दोज टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन बेटा 3 बातें बोलूंगा, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर, तीनों में फर्क है। मोटिव होता है आपका अल्टीमेट गोल, यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन 12, दैट इज योर मोटिव। लेट्स से 95 इन बीएसटी मिनिमम आपका मोटिव है लेकर आना, ठीक है। कुछ बच्चों का 100 होगा, बहुत अच्छी बात है, तो आपका मोटिव है 100 लेकर आना। दूसरी चीज मोटिवेशन, बेटा मोटिवेशन हो रहा है, टीचर बोल रहे हैं कि आपके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हमारे टेस्ट में जो हम इंडिविजुअल चैप्टर कंडक्ट कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स में आपका अच्छा स्कोर है, हाफ ईयरली में अच्छा, डेफिनेटली वी सी पोटेंशियल इन यू, कर सकते हो आप, करो। तो ये जो स्टिमुलेट कर रहे हूं मैं, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू स्टिमुलेट योर बिहेवियर कि यू कैन स्कोर। जब तक माइंड में वो एक टारगेट सेट नहीं हो कि भाई मैं 100 में से 100 लेकर आ सकता हूँ, मुझे लेकर आने, तब तक बेटा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके 100 में से 100 लाके दिखा दे, अगर आप खुद में बिलीव नहीं करते हो तो। बेटा जब तक खुद में बिलीव नहीं करोगे तो कोई दूसरा कैसे बिलीव करेगा? तो ये जो मैं भी आपको प्रवचन दे रहा हूँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ बेटा, इसको इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है मोटिवेटर। मैंने आप लोगों को बोला बीएसटी 100 में से 100 लेकर आओ, मैं वो कैश प्राइस दूंगा, ऑनलाइन नहीं डिक्लेयर करूंगा, ऑफलाइन करूंगा, बट उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोगों को एक इंसेंटिव मिल गया, वो क्या टूल है मोटिवेट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, मोटिवेटर। तो तीनों पता दोबारा बोलूंगा, मोटिव आपका गोल हो गया, मोटिवेशन एक प्रोसेस हो गया जिससे आप अनईजी हो रहे हो, आप अनसर्ट, मतलब आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि यार मुझे काम करना है तभी जाके मुझे वो चीज मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो वो मोटिवेशन है जो जरूरी है। और एक्सटर्नल इतना काम नहीं करती जितनी मोटिवेशन इंटरनल काम करती है। बेटा मैं कितने टाइम आपके साथ हूँ, मेरे मतलब अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स आपके साथ कितना टाइम, आपके फ्रेंड्स कितना टाइम है, कितनी मोटिवेशन बाहर से मिल जाएगी, कहाँ का किसके पास जाओगे? तो ये जो लोग दूसरों के भरोसे होते हैं ना, उससे बात करूंगा, वो सॉल्यूशन मिलेगा। बेटा आप अपने साथ खुद हमेशा हो, आपसे बड़ा मोटिवेशन आपको कोई खुद नहीं दे सकता। पहले खुद के गोल क्लियर रखो, फिर खुद को उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, और अगर मोटिवेशन नहीं हो रही तो कंसिस्टेंट रहो, ऑटोमेटिकली काम अचीव हो जाएगा। सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी जरूरी है, ये नहीं सर मैं कंसिस्टेंटली सोऊंगा, कंसिस्टेंटली खाऊंगा, कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा वो मोटिवेशन फिर गलत हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन भी सही होनी चाहिए ना, कि सर मैं तो पढ़ूंगा, हाँ जी। बेटा सेम ही होते हैं, बस गोल और मोटिव में थोड़ा सा फर्क हम ये बोल सकते हैं कि मोटिव आपका शॉर्ट टाइम होता है और गोल आपका लॉन्ग टाइम हो सकता है। मोटिव को अचीव करते हुए ना शॉर्ट टाइम, और गोल आपका लॉन्ग टाइम हो सकता है कि व्हेन आई बिकम एज ऑफ 25 आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ डेजिग्नेशन, कि मुझे सेल्स मैनेजर बनना है, मुझे प्रोडक्शन में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे किस भी सीए बनना है, तो दैट इज योर अल्टीमेट गोल। बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल यू नीड स्मॉल स्मॉल मोटिव। मेरा मोटिव है पहले मुझे 12th में अच्छा स्कोर करना है, फिर मेरा मोटिव है कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर मेरा मोटिव है कि इस कंपनी में काम करना है, और फिर मेरा मोटिव है, तो वो छोटे छोटे मोटिव होते हैं। अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे आपके मोटिव होने जरूरी है। तो मोटिव आपका हो गया व्हाट यू वांट टू अचीव, मोटिवेशन उसका प्रोसेस, और मोटिवेटर एक तरीका जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है जी। सो ये तीनों ही जरूरी है, रिलेटेड है, तीनों का मतलब अलग अलग है। तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया, तो ये विलियम जे की बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, इसमें सब कुछ आ गया मोटिवेशन का। क्या ऐसा तरीका जिससे लोग स्टिमुलेट होते हैं, मतलब कि अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई मुझे तो अपना गोल अचीव करना ही है, अगर मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो भाई मैं खुद से डिससेटिस्फाई हो जाऊंगा, और वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, तब जाके गोल अचीव कर पाओगे। अगर आप ओके हो कि चलो 80 आ गए, चलो 70 आ गए, चलो 60 आ गए, एलिजिबल तो हूँ सीयू टीम बैठने के लिए, क्या फायदा ऐसी मोटिवेशन का? तो मोटिवेशन की डायरेक्शन करेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 3 चीजें, मोटिव आपका शॉर्ट टाइम गोल हो गया, मोटिवेशन वो प्रोसेस जिससे आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे, और मोटिवेटर वो तरीका जिससे आप मोटिवेट करे जाओगे। एक सेल्समैन अपने जूनियर को बोल रहा है कि अल्टीमेटली इफ यू विल मैनेज टू सेल मोर देन 30 यूनिट्स इन 1 मंथ वी विल गिव यू प्रमोशन एट द एंड ऑफ द मंथ। सो अब ये सब क्या हो रहा है, तो मोटिव क्या है, 30 यूनिट से ज्यादा बेचना, इट कुड बी 31 ऑल्सो, दैट इज द मोटिव।
मोटिवेशन क्या है, बॉस जब उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है कि भाई देखो अगर तुमने पीछे इतनी ज़्यादा यूनिट सेल कर ली, तुम्हारे तो ये बाएं हाथ का खेल है, मैं जब तुम्हारे लेवल का था तो आई मैनेज टू सेल 50 यूनिट्स, देन आई गॉट प्रमोटेड इमीडिएटली एट द लेवल वेयर आई एम टुडे, तो वो मोटिवेशन है, ठीक है। एंड देन इज मोटिवेटर कि अगर तुम्हारा टारगेट अचीव होगा तो वी विल गिव यू प्रमोशन विच विल फेच हिम मोर सैलरी, मोर इंसेंटिव, तो वो उसका क्या है, अल्टीमेट तरीका है, टेक्निक है। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी नॉन फाइनेंशियल, बट अगर वो उसको उसके ऊपर काम करे तो वो मोटिवेटर है। हाँ जी बेटा, मोटिवेशन एक तरीका है, मोटिवेटर आपका एक इंसेंटिव है। मोटिवेशन तो एक प्रोसेस हो गया ना। मैं जैसे आप लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ कि यार तुम पढ़ो, तुमने अच्छे मार्क्स लाए हो पीछे हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, और पोटेंशियल मुझे आप लोगों में दिख रही है, आप कर सकते हो। अगर अल्टीमेटली बाकी स्टूडेंट्स कर सकते हो तो वाई नॉट यू, टाइम आपके पास भी उतना ही है, दिमाग आपके पास भी उतना ही है, इंसान आप भी हो, इंसान सब बाकी सब है, तो अगर कोई बच्चा 100 में से 100 ला रहा है तो आप लोग तो ये क्यों नहीं ला सकते? तो ये मोटिवेशन है। जो ये प्रवचन है वो मोटिवेशन है, जो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि यार पेरेंट्स मिठाई का डब्बा बांटेंगे, ठीक है, हो सकता है घर के बाहर टेंट लगवाएं, क्या यूँ सर से पड़ा और बच्चे के 100 में से 100 है और मेरी फोटो ऐसे करके लगी हुई है, तो बेटा वो अल्टीमेटली क्या है, मेरा और आपका एक मोटिवेटर है, ठीक है। दैट थिंग विल मोटिवेट बोथ ऑफ अस, स्टूडेंट भी और टीचर, कि यार एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, और बच्चा अगर 100 में से 100 लेकर आ रहा है तो सीयूईटी में उसके डोमेन में बीएसटी में अच्छे स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आगे भी आपको बीबीए बीकॉम में सीए में आसानी रहेगी जो बेसिक्स है उनको समझने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, अब पता है जो ये डायरेक्टिंग है ना, ये इस नाम से नहीं पढ़ोगे आगे चल के। देखो लीडरशिप अलग टॉपिक हो जाएगा, कम्युनिकेशन अलग टॉपिक हो जाएगा, सुपरविजन अलग, तो ये जो टॉपिक्स है ना, एलिमेंट्स, इनके सब्जेक्ट बन जाते हैं फिर। अब जैसे आपने पीछे चैप्टर आपने स्टाफिंग पढ़ा, उसमें आप लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा, आपने सिलेक्शन पढ़ा, तो एचआरएम अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फिर उसके भी स्पेशलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट कैसे प्रॉपरली करी जाती है, सिलेक्शन कैसे करी जाती है। तो जो भी एमबीए बच्चे स्पेशलाइजेशन में करते हैं ना, एचआरएम में या फिर फाइनेंस में या किसी भी फील्ड में, तो उनके इन सब चैप्टर्स के प्रॉपरली सब्जेक्ट्स के डिवीजन हो जाते हैं फॉर गेटिंग इनटू मोर डिटेल। सो मोटिवेशन, मोटिवेटर और मोटिव में फर्क क्लियर हो जाना चाहिए। अब मोटिवेशन के क्या फीचर होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा? सबसे पहले आ जाता है इंटरनल फीलिंग है। कोई बाहर का बंदा आपको टेम्पररी मोटिवेट कर सकता है, जैसे मैंने बोला आप कर सकते हो, आपको करना है, तो वो मैं एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा, फिर मेरा भी बेटा मुंह थक जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। पर आपका दिमाग आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, ठीक है, खाते टाइम, सोते टाइम, क्लास के टाइम पे, तो आपके माइंड को आप ऐसे ट्रेन करो कि वो आपको रेगुलरली बोलते रहे कि आप कर सकते हो। 100 में से 100 एक नंबर ही तो है, और क्या है इससे ज्यादा? 100 में से 100 नहीं आएंगे, 99 आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा, 95 आ जाएंगे। बट जब आप बुरा 95 लेके चलोगे तब जाके आप उससे ऊपर जंप कर पाओगे। बट बुरा ही अगर आप 70 या 80 लेके चलोगे तो बेटा आप 70-80 मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो एक डिजायर है कि जो इंटरनल होती है, जिसको ना तो मैं देख सकता हूं, जिसको ना तो आप देख सकते हो, उसको सिर्फ महसूस करा जा सकता है और उसके रिजल्ट्स से उसको एक्सपीरियंस करा जा सकता है कि आप कितने मोटिवेटेड थे। एंड देन मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जब एम्प्लॉय को पता है कि मोर देन 30 यूनिट्स एंड आई विल गेट प्रमोटेड, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एनी हाउ इन दिस मंथ आई हैव टू मैनेज टू सेल मोर देन 30 यूनिट्स। उसका बिहेवियर हो गया गोल के लिए, इससे कंपनी के लिए भी अच्छा है और उसके खुद के लिए भी अच्छा है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ी ही देर पहले मैंने ये बात बताई थी कि डायरेक्टिंग काफ़ी बार आपको गुस्से से, काफ़ी बार प्यार से करनी पड़ती है। हर एक इंसान प्यार से नहीं समझता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने साथ स्टिक रखनी है, आपको पनिशमेंट देने की चल मुर्गा बन, नॉट लाइक दैट। आपको अल्टीमेटली उनको स्कोल्ड करना है कि इफ यू विल नॉट सेल 30 यूनिट्स फॉर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद यू इवन इफ वी वांट टू, बिकॉज द गोल्स कैन नॉट बी अचीव। जब तक हमारे आपकी ही कॉस्ट नहीं निकलेगी तब तक आपको हायर करने का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सो अल्टीमेटली दैट कुड बी नेगेटिव मोटिवेशन फॉर सच एम्प्लॉइज जिनका कंपनी में आउटपुट कम होता जा रहा है। तो उनको कैसे भी करके क्लाइंट्स को कन्विंस करके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाके वो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए टिके रह पाएंगे। पॉजिटिव में कि आपने पिछले महीने 30 बेची थी जबकि टारगेट आपका खाली 15 का था, उम्मीद हमें आपसे अब इससे भी ज्यादा है, हम आपको रीजनल हेड बना देंगे। तो वो क्या पॉजिटिव है कि आप तो टारगेट से भी डबल अचीव कर रहे हो जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो उस केस में पॉजिटिव मोटिवेशन शुड बी अप्लाइड। जो एम्प्लॉइज मतलब आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उनके साथ पॉजिटिव रखो। जो एम्प्लॉइज है वो कंसेक्यूटिवली नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं उनके साथ थोड़ा स्टर्नली डील करके, स्ट्रिक्टली डील करके, उन्हें गाइडलाइंस लेके उनको रूट पे लेकर आओ ताकि लॉन्ग टाइम में उन्हें कंट्रोल करा जा सके। फिर बेटा जी कॉम्प्लेक्स है, अब कोई गुस्से से मानता है, कोई प्यार से मानता है। अब एक सुपीरियर कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरा जूनियर कैसे मानेगा? तो मैं तो इसीलिए हमेशा सबको प्यार से समझाता हूँ एज अ टीचर।
हालांकि वो तरीका मेरा गलत है। काफ़ी बार ऐसे बच्चे जो कि मतलब थोड़े मतलब नहीं ट्रैक पे, गुस्से से समझाना चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि आज के टाइम पे ना बच्चे पेरेंट्स की सुनते ही नहीं है, हम टीचर्स की कैसे सुन लेंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि कैसे मोटिवेट करें। भाई बच्चों को ये बोलो कि थोड़े कैश प्राइस दे देंगे, अच्छे मार्क्स लाओ, बच्चे तो भी मोटिवेट नहीं हो रहे। बच्चों को बोलो कि क्लासेस में आने नहीं देंगे, बच्चे तो भी मोटिवेट नहीं हो रहे। बच्चों को खड़ा कर दो, क्लास में आने लेट आ रहे हैं तो भी बच्चे मोटिवेट तो होंगे कैसे। तो मेरे लिए एज ए टीचर बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। तो अब ये सोचो कि ये तो अभी मैं अब डील कर रहा हूँ 17-18 साल के बच्चों के साथ, जो कंपनीज डील करती है 34-35 साल के लोगों के साथ, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा लोगों को मोटिवेट करना कि अरे ये बंदा पैसों से मोटिवेट होगा। अब हो सकता है कि उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, प्रॉपर्टीज का मालिक है, रेंट आता है, खाली वो अपने एक्सपीरियंस के लिए और टाइम पास करने के लिए जॉब कर रहा है। आप उसको बोलो कि टारगेट अचीव कर ले, तेरे को बोनस देंगे 2000 का, वो बोलेगा क्यों मत्थामारी करूं, मैं काम भी करूं, फिर मेरे को इतना सा जरा सा बोनस मिलना है, इससे 3-4 गुना तो मेरे को प्रॉफिट में या रेंट में आ जाएगा, मैं वैसे ही काम, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए उसके साथ शायद नेगेटिव मोटिवेशन काम करे कि सर इफ यू वोंट अचीव द टारगेट वी कांट कंटिन्यू विद यू। तो इसीलिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है इंडिविजुअल लोगों को मोटिवेट करने के लिए कौन सा टूल काम करे, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है मोटिवेट करने के लिए। ले लो बेटा, फिल कर लेना बॉटल को। सो कोई भी मोटिवेट करने का एक कॉमन तरीका नहीं है, अच्छा कॉम्प्लेक्स, हर एक इंसान की नीड्स अलग अलग होती हैं। चलिए आगे। तो मोटिवेट करना जरूरी क्यों है? इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जब आपको धक्का मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार जब सामने वाले को मुझ पर भरोसा है और जब मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा मेहनत करके, तो मैं मेहनत क्यों ना करूं। तो दैट इज द थिंग दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर यू गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन से आपका जो एटीट्यूड नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज होता है। जब मैं आपको बोलूंगा बेटा अच्छे नंबर लाओ, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आप खुद खुश होगे, आपके अच्छे कॉलेज में जाने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे, आगे बीबीए बीकॉम सीए में आपको आसानी रहेगी जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो इस सब्जेक्ट को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है कि यार मैं क्यों पढ़ूँ, 1 घंटा आके अपना टाइम लगाऊं, 1 घंटे मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी, मैं यूट्यूब देखूंगी, या फिर मैं पार्क में घूमने चली जाऊंगी या कुछ खाने पीने जाऊंगी, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि पार्क जाके या घूम फिर के या फोन चला के आपको लॉन्ग टाइम में बेनिफिट नहीं है। शॉर्ट टाइम एंटरटेनमेंट से लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। बट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दो, बट इट विल डिटरमाइन कि आप अभी अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, तो आपको फ्यूचर में कहाँ उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म का आपका टाइम होता है ना, वो आपको डिसाइड करता है कि आपका लॉन्ग टाइम में जाके रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो अल्टीमेटली मोटिवेशन से वो आपका जो टाइम है वो सही एक्टिविटीज में लगे, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट यू विल बी मोर गोल ओरिएंटेड वंस यू गेट मोटिवेटेड। एंड देन मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब उसको लगेगा कंपनी में मेरी ग्रोथ है, कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, तो उसका लीस्ट इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने में। फिर आपके भी पैसे बचेंगे, वरना फिर लाते रहो नए नए एम्प्लॉयज, पहले उनका इंटरव्यू लो, फिर उनके टेस्ट लो, फिर उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करो। टेस्ट असल कितने महंगे महंगे होते हैं, फिर उसके उनको रिटेन करने के लिए ट्रेनिंग दो उनको। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज आ गए टिक गए, उनको डेवलपमेंट देते रहो, उनकी ट्रेनिंग करवाते रहो, ताकि वो छोड़ कर ना जाए। आपका टर्नओवर तो रहेगा पर मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल भी हेनरी फ्यूल जी ने कहा था। बेटा कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन देना जरूरी है। लोग एब्सेंट होना कम हो जाएंगे। बेटा इंसान तभी एब्सेंट हो जब उसका मन नहीं लगता, जब उसको कहना कि फियर होता है कि मुझे काम समझ ही नहीं आ रहा, और जब उसका सुपीरियर कम्युनिकेट ना कर, उसमें विश्वास ना रखे। तो यू वुड लाइक टू गो टू सच प्लेसेस जहां पर आपके ऊपर फेथ करा जा रहा है, जहां पर आपके साथ काउंसलिंग हो रही है, आपके साथ कम्युनिकेट करा जा रहा है। तो वो चीज़ मोटिवेशन से होती है। जब आपको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो दी जा रही है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एंड देन मोटिवेशन से आप चेंजेस को ला पाते हो। अब जैसे डायरेक्टिंग में भी हमने पढ़ा, डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो वो चीज़ मोटिवेशन से ही तो होती है। जब आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि भाई अब तो ये अगर सॉफ्टवेयर आएगा तो इससे सबका वेलफेयर है, आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो आप में शेयर होगा, तो एज अ रिजल्ट चेंज को एक्सेप्ट करा जाएगा इजीली। दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके जी, सो अब्राहम मैस्लो जी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन की थ्योरी दी थी अपने टाइम में। आइए थ्योरी जानते हैं क्या थी। इन्होंने एक ना पिरामिड बनाया था। पिरामिड मैंने यहाँ पर नहीं बना रखा। तो उस पिरामिड में क्या हुआ था, जो सबसे पहली जो बेसिक नीड है हर इंसान की, वो ये है रोटी कपड़ा और मकान। बेटा उसके ऊपर तो गाने भी बने हैं बहुत, और ये तो बेटा पॉवर्टी लाइन में भी यूज करा जाता है। फूड क्लोथ हाउस। इन्होंने कहा कि इंसान इतनी कमाई कर ले जिंदगी में कि उसका रोटी कपड़े मकान में दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, पुराने कपड़ों से काम कब तक चला लोगे, ठीक है, एक बेसिक घर में कितने टाइम तक आप स्टे कर लोगे, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके अलावा फिर आगे खर्चे हेल्थ केयर के भी, एजुकेशन के भी हैं, वो भी आजकल आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल आपके फिजिक की जो नीड्स हैं। बेटा एक इंसान का जब फिजिक है तभी आगे कुछ हो पाएगा, है ना। जब इंसान खुद है तभी आगे कोई बात हो पाएगी। तो इंसान इतना पैसा कमाए कि अपने वो फिजिक का ठीक ठाक ध्यान रख पाए,
कि वो खाना टाइम पे खाए, उसका घर ठीक ठाक हो, ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपने नए कपड़े खरीद पाए सीजन वाइज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम आने बीमारी पे इलाज करवा पाए और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट सेटिस्फाई योर फिजियोलॉजिकल नीड्स. अब हर जगह का यार अमाउंट अलग अलग है, जैसे रूरल एरियाज में कम में काम चल जाएगा, अर्बन में जितना कम हो उतना कम है. बट फिजियोलॉजिकल, काफी बच्चे ना इसको साइकोलॉजिकल नीड्स पढ़ लेते हैं. बेटा स्पेलिंग देख लो, साइकोलॉजी में PS आता है, फिजियोलॉजिकल में PH आता है. तो ये है फिजियोलॉजिकल, फिजिक की नीड्स. फिजिक की क्या नीड्स है? रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ केयर और एजुकेशन. तो इतना पैसा कि ये नीड पूरी हो जाए. फिर जब इतना पैसा कमा लिया आपने, ऐसी जॉब आपकी लग गई जो आपको इतना कुछ दे रही है, तो बेटा दूसरी चीज जो एक एम्प्लॉई चाहता है वो है स्टेबिलिटी, कि भाई मुझे ये मिलता रहे. तो इसके लिए क्या कंपनी कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाए कि आप 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए इसी कंपनी में काम करेंगे, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो हम आपको कंपनी के साथ रिटेन करें, कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू करेंगे. तो उससे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या रहेगी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि चलो 9 महीने तक मेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे. अगर आपका बिजनेस भी है तो आपको प्रॉफिट्स में स्टेबिलिटी चाहिए होगी, तभी आप मतलब ढंग से सो पाओगे. तो यही टेंशन रहेगी कि बिजनेस को सर्वाइव कैसे करें. तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड नंबर 2 पे आती है. पहला रोटी कपड़ा मकान में खर्चा निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर वो चीज़ कंसिस्टेंट रहे, वो उससे भी ज़्यादा जरूरी है. बेटा आज पैसा है, कल नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं है. सो दैट्स वाई सेफ्टी सिक्योरिटी होना उतना ही जरूरी है जितना फिजिक का ध्यान रखना जरूरी है. फिर जब आपको सिक्योरिटी भी हो गई, फिर बेटा बंदा दोस्ती यारी चाहता है, ठीक है, रिलेशन चाहता है. तो वो चीज़ होती है नंबर 3 पे. और बेटा 11वीं 12वीं के बच्चे समझते नहीं है. बेटा वो पहली दूसरी के अलावा सीधा वो किस पे आ जाते हैं? 3rd पे आ जाते हैं. ठीक है, तो बेटा वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है. अब्राहम मैस्लो जी इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. उन्होंने कहा था कि सीधा 3rd पे मत आओ, पहले पैसा कमाओ, पहले रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन पर आओ, फिर उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखो, फिर जाके 3रे नंबर पर आओ. दोस्ती यारी भी होगी, ठीक है, सिर्फ रिलेशन नहीं, दोस्ती यारी भी नंबर 3 पर है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रेंड्स को बोल दो कि सॉरी अब्राहम मैस्लो ने बातचीत करने से मना कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, यू शुड हैंग आउट ऑफन, मतलब नॉट दैट मच बट समटाइम्स डेफिनेटली. बट he was not like insisting कि there should be given priority until and unless you have money in your pocket, not pocket money, or should have income in your pocket. And then number 2, regular income should be with you. ठीक है, रिटेन सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए कि पैसा आता रहे टाइम टू टाइम. फिर दोस्ती यारी रिलेशन वगैरह. फिर बेटा एस्टीम नीड्स. फिर सोसाइटी में खड़े होके आप बालकनी में खड़े होगे कि हाँ भी मैं चाहिए, मतलब माइक लेके नहीं, बट हाँ यू विल गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. पीपल विल गेट इन टू नो यू कि हाँ भाई ये बंदा टीचर है, ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा CA है, ये बंदा मैनेजर है. तो वो आपको मिलेगी रिस्पेक्ट तब. और लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी रिस्पेक्ट करो. बेटा रिस्पेक्ट को कमाया जाता है, रिस्पेक्ट को जबरदस्ती नहीं करेगा. रिस्पेक्ट के लिए ना, रिस्पेक्ट को बेटा अर्न करने के लिए जिंदगी लग जाती है, बेटा रिस्पेक्ट खोने में 1 सेकंड भी नहीं लगता. तो इसीलिए एस्टीम कमाना आसान काम नहीं है. एस्टीम को आने के लिए पहले खुद की रिस्पेक्ट करके जरा इतने पैसे कमाओ कि अपना शरीर का ध्यान रखो. ठीक है, दूसरा की रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट के लिए इतना पैसा जेब में होना चाहिए कि दिक्कतें ना आए. फिर वो रेगुलरिटी रहे, उसमें रुकावट नहीं हो. फिर नंबर 3 पे रिलेशन वगैरह और दोस्ती यारी वगैरह जो हमने बात करी. फिर बेटा नंबर 4 पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी पूरी. ठीक है, जब पहली 3 सेटिस्फाई होंगी तो आप चाहोगे कि लोग आपसे मिले तो आपको मतलब कंसीडर करें कि हाँ भाई बंदा अपने आप में सेट हो चुका है ढंग से. तो वो नंबर 4 पे. फिर आपको जिंदगी में जो करना था, चैरिटी करनी थी, या फिर आपको अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था, आपको म्यूजिक सिखाना था, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना था, तो वो बेटा ये सब करने के बाद आएगा. तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप कि जो एक्चुअल पोटेंशियल है जहां तक आप जा सकते हो, वो चीज बिल्कुल लास्ट में. सबसे पहले इतना पैसा कमाओ कि बेसिक नीड्स निकले, फिर उस चीज में कंसिस्टेंसी रहे, फिर आपकी दोस्ती वगैरह. फिर नंबर 4 में बेटा लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, दैट विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड. ठीक है, बट फॉर दैट ऑल्सो you need good communication behavior, you need good discipline, and you should know how to communicate with others. So that is important. And then you can do whatever you wanted to do. मतलब गलत वे में मत लेना, ठीक है, कि सर अब तो मैंने सब कर लिया, गलत काम करूंगा, नॉट दैट. ठीक है, अब जो आपने सोचा था चैरिटी करूंगा या डोनेशन करूंगा या अपना कोई ओल्ड एज होम खोलूंगा, ठीक है, या फिर कोई ऑर्फनेज खोलूंगा, तो वो काम बाद में, पहले अपने लिए करो फिर सोसाइटी के लिए. तो बहुत बढ़िया. ये साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है. ये हम सर BST में क्यों बढ़ रहे हैं? ये BST में बेटा इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि इससे इंसानों को क्या मिलती है? मोटिवेशन, कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं पहले ये करूं फिर ये हो. तो ये मोटिवेशन की हायरार्की है, बोल लो इसको मोटिवेशन की हायरार्की भी कहा जाता है. मैस्लो की नीड हायरार्की, हर इंसान की नीड अलग अलग है. बेटा अगर एक इंसान इतना पैसा कमा लेगा कि वो रोटी कपड़ा मकान का खर्चा निकाल रहा है, तो अब वो उस चीज से सेटिस्फाइड होगा. फिर वो क्या चाहेगा कि उसको उसमें मिले सेफ्टी, सिक्योरिटी रहे. फिर तीसरा उसको दोस्ती चाहिए. तो वो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली
स्टेप बाय स्टेप, एक नीड ने आपको सेटिस्फाई कर दिया, इतना पैसा आप कमा रहे हो, फिर आपको वो नीड दोबारा सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आपको फिर लेवल अप करना है, ठीक है। तो एक पिरामिड बन गया, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी नीड उसमें लेडर की तरह ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, सीढ़ी की तरह ऊपर उठते रहो। चलो जी आगे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहला बेटा पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक तरीका होता है लोगों को आप फाइनेंशियली मोटिवेट करो, तो बेटा सबसे पहले तो होता है उनको जो आप पेमेंट दे रहे हो, अलाउंसेस दे रहे हो, पेमेंट के अंदर अल्टीमेटली सैलरी उनकी आ गई, और अलाउंसेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा इनके, अल्टीमेटली जो उनके बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अल्टीमेटली हाउस रेंट अलाउंस, HRAB इसको बोला जाता है। और अगर मार्केट में चीजें महंगी हो रही हैं तो उस महंगाई को टैकल करने के लिए भी एक अलाउंस होता है जिसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। तो ऐसे अलाउंसेस, मान लो कि चीजों के दाम 5-6% से बढ़ रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी कुछ 4-5% से बढ़ा दो, जिससे वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस को मीट कर पाए। तो ऐसे अलाउंसेस जो थोड़े पैसों में दिए जाते हैं, चाहे सैलरी हो चाहे अलाउंसेस हो, दैट इज पे एंड अलाउंसेस। तो इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, उनको बोलो टारगेट अचीव करो, आपके बच्चों की पढ़ाई खर्चा कंपनी उठाएगी, टारगेट अचीव करो, आपका रेंट कंपनी देगी, टारगेट अचीव करो, वाईफाई का बिल घर का कंपनी देगी, बिजली का बिल कंपनी देगी, तो वो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगी, ये अमाउंट आपको फाइनेंशियली देना पड़ेगा उन्हें। अगला, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज, जितना काम उतना पैसा। वर्कर्स को बोलो कि हम एक FW टेलर सर की टेक्निक लगा रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज प्राइसिंग। तो वो ये नंबर 2 है कि जितना इंप्लॉयज आपके काम करें अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्टिविटी, आप उनकी वेजेस उनके साथ लिंक कर दो। मोर प्रोडक्टिविटी मोर वेज, लेस प्रोडक्टिविटी लेस वेज। बोनस, बेटा ये बोनस फेस्टिवल वाला नहीं है या न्यू ईयर वाला नहीं है कि साल खत्म हुआ या फिर कोई त्योहार आया तो बोनस दे दिया। बेटा वो तो एक ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब ट्रांसफर इन द सेंस कि उसके बदले एम्प्लॉय ने वो कुछ भी नहीं दिया, एम्प्लॉय को तो वो वैसे ही मिल गया, सबको मिला है। ये वो वाला बोनस है बेटा जो एक फैक्टर इनकम है, जो मेहनत से मिलता है। एम्प्लॉय को बोला भाई काम कर, एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा पैसे, तो वो बोनस मिलेगा। आगे क्लियर विद द फर्स्ट 3। नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो भाई हर एम्प्लॉय का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तब जाके आपका वो प्रॉफिट हुआ, तो शेयर इट विद योर एम्प्लॉइज। देन वी हैव को पार्टनरशिप। अभी अगर आपकी कंपनी पब्लिक नहीं हुई, मतलब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट अगर नहीं हुई है, तो आप उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स ऑफर कर सकते हो। कल को अगर वो पब्लिक हो जाएंगे तो वो काफी रातों रात अमीर हो जाएंगे। जब वो पब्लिक कंपनी हो जाती है स्टॉक मार्केट पे लिस्ट, तो वैल्यूएशन कंपनी की उस टाइम तक बढ़ चुकी होती है काफी, तो उनको कुछ शेयर ऑफर कर दो कंपनी के, उनको कंपनी का मेंबर बना लो। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड के अलावा उनकी और कोई स्कीम में पैसा डालना शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा कि व्हेन दे विल गेट रिटायर्ड, तो उनको कुछ अमाउंट एक सिक्योरिटी होगी, तो वो कंपनी के टुवर्ड्स और ज्यादा लॉयल हो जाएंगे कि भाई कंपनी हमारी रिटायरमेंट के लिए बाकी कंपनी से भी ज्यादा सोच रही है कि EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अलावा भी और स्कीम्स में हमारे पैसे जा रहे हैं, तो व्हेन वी विल गेट रिटायर्ड वी विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दी हैंड, और मे बी इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, सेकेंडरी थिंग, बट रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग विल जस्ट स्टिमुलेट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इन अ पॉजिटिव वे। तो ये भी फाइनेंशियल में क्यों रखा गया है, भाई पैसा रिटायरमेंट के बाद कैश में मिलेगा या बैंक में क्रेडिट होगा, है तो फाइनेंशियली। परक्यूजिट, बेटा ये ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं हायर लेवल्स पे, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको दिए जाते हैं, जैसे घर का किराया, आने जाने के लिए कैब करवा दी कंपनी ने, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का देख लिया उन्होंने, हर साल वो फैमिली ट्रिप के लिए भी फंडिंग कर रहे हैं, तो ये इनको परक्यूजिट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है, विच आर यू नो द पर्क्स द वर्किंग एट अ हायर डिजिंग। शॉर्ट फॉर्म इनकी पर्क्स भी होती है, बेटा खाने वाली पर्क नहीं, ठीक है, पर्क्स मतलब द बेनिफिट्स दैट द एम्प्लॉय गेट्स वर्किंग एट अ हायर डेजिग्नेशन, ठीक है जी। अब कुछ ऐसे तरीके जिससे आप बिना पैसों के भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली पैसों से तो हर इंसान मोटिवेट हो जाता है, मोस्टली हो जाते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी होते हैं, और हर बार कंपनी का इतना बजट भी नहीं होता कि वो पैसों से सबको मोटिवेट कर पाए। तो सिंपली वो क्या चेंजेस कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेटस, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग योर एम्प्लॉइज एज द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, गिव देम द टाइटल ऑफ सीनियर हेड। तो उनको दिमाग में क्या आएगा कि यार खाली हेड नहीं है, सीनियर हेड है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की जगह सीनियर रिसेप्शनिस्ट, तो उससे ही उनके साइकोलॉजिकली लगेगा कि यार वी आर एट अ हायर डेजिग्नेशन, तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स वर्किंग फॉर देयर जॉब। या फिर प्रमोशन दे दो, बेशक पेमेंट में इंक्रीज मत करो, बट जब उनकी ड्यूटी ज्यादा होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, उनका स्टेटस इंप्रूव होगा, सो दे विल बी मोर मोटिवेटेड। उनको रियलाइज होगा कि यार हमने काम करा फॉर विच वी आर गेटिंग प्रमोटेड विदाउट मच पे, बट इट्स ओके, वी आर गेटिंग अ हायर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे फील बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फील मोटिवेटेड अबाउट द प्रमोशन इवन विदाउट अ इंक्रीज इन मच पे। फिर बेटा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, बेटा वातावरण अच्छा रखो कंपनी में। गर्मियों के टाइम में बेटा AC और सर्दियों के टाइम में हीटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। क्लाइमेट का मतलब है आपस में बोलचाल अच्छा रखो, लड़ाई झगड़े मत करो,
ठीक है, लड़ाई झगड़े तो बेटा बहुत में एक्सेस में चला गया। ओरली जब बेटा कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको एक कोऑपरेटिव वे में उसको रिजॉल्व करो, रेदर देन क्रिएटिंग अ सीन, इट शुड बी रिजॉल्व इन अ पॉजिटिव वे। तो क्लाइमेट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। क्लाइमेट मतलब बेटा हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा जी, क्लाइमेट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो ऐसा हो कि लोग उससे डिस्टर्ब ना हो और उनकी मेंटल पीस उससे हार्म ना हो। सो बाय दैट वी मीन, तो इससे अल्टीमेटली काम करने में मजा आएगा। अब अल्टीमेटली अगर आप जा रहे हो स्कूल में बेटा, आपके फ्रेंड्स वगैरह लड़ाई कर रहा है, बोलोगे दिन खराब हो गया यार, अच्छा नहीं, आप लोग तो ये सोचोगे यार मजा आ गया, ठीक है, आप लोगों को तो ये लगेगा यार दिन बन गया, ठीक है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। अल्टीमेटली व्हेन द एनवायरनमेंट इज गुड तो अल्टीमेटली काम पढ़ने में भी मन लगता है और टीचर्स का भी पढ़ाने में मन लगता है और अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी फिर अल्टीमेटली अच्छे आते हैं। पर बेटा एक ऐसा क्लासरूम जब डिस्प्यूट ज्यादा हो रहा है और बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, रॉन्ग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा जो क्लास की एक्टिविटीज है बेटा वो अच्छी रखी जाए, जैसे कि बेटा फोन वगैरह ना चलाया जाए, आपस में बेटा जी बातचीत एंड ऑल ना करी जाए, तो क्लाइमेट अगर अच्छा रहेगा तो ओवरऑल रिजल्ट्स हमारे अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटा उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो जिससे उन्हें करियर में भी डेवलपमेंट हो। ऐसे मैंने पीछे भी एग्जांपल्स लिए थे कि एट अ सर्टेन पॉइंट सेल्स मैनेजर को अपने असिस्टेंट्स को भेजना चाहिए डील्स के लिए, उसकी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए मोस्टली, बट ही शुड बी अलाउइंग हिज जूनियर्स टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। इससे होगा क्या, उसकी करियर में डेवलपमेंट होगी, उसको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि भाई तू बात कर, इससे आगे चल के उसकी डेवलपमेंट होगी, राइट। ये कहीं ना कहीं डेलीगेशन में भी मैंने एक्सप्लेन करा था जब हमने चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग करा था। जॉब एनरिचमेंट, जॉब को इंटरेस्टिंग बना दो, ठीक है, आप उनको बोलो कि इफ यू वांट टू वर्क फॉर 1 आवर विद हेडफोन्स, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। या कंपनी में आप एक छोटा सा पपी या फिर एक किटन लेकर आ जाओ, तो उन लोगों को जॉब करने में मजा आएगी, तो थोड़ा टाइम इनके साथ हम खेल लेंगे। तो कुछ ना कुछ करके जॉब को और ज्यादा एनरिचिंग बनाओ। आजकल तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं फॉरेन कंट्रीज में जहां पर वो लोग डॉग्स और किटन्स को एक पर्टिकुलर रूम में रखते हैं कि स्टूडेंट्स अपना माइंड फ्री करने के लिए वहां पर उनके साथ खेल पाए। तो इससे क्या हो जाता है, उनका पढ़ने में और ज्यादा मन लगता है, ठीक है। तो जॉब को एनरिचिंग बनाओ कि उनका काम, मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप बाहर की एक्टिविटीज का ही सहारा लो, कि मतलब एक किटन या एक पप लेकर आना पड़ रहा है या फिर अल्टीमेटली आपको हेडफोन की परमिशन देनी पड़ रही है। आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करो जो ऐसा लगे कि थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है और काम भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा मल्टीपल कलर में रखो, रेदर देन ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा सॉफ्टवेयर को आप इंटरेस्टिंग बनाओ। आपने देखा है जो ज्यादातर कंपनी जो इस सॉफ्टवेयर यूज करती है, बिलिंग काउंटर पे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं या फिर 2 कलर होते हैं उसमें, तो कहां मजा आएगा ऐसे बिलिंग करने में, ठीक है। बिलिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा म्यूजिक डाल दो, कुछ ऐसा कि बंदे को काम करने में थोड़ा सा मजा आए। तो जॉब को और ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बनाओ। एम्प्लॉयज को बोलो स्केट्स पहन के काम करो, ठीक है, मतलब कि आप स्केट ऐसा इन्वायरमेंट कर दो, बट रेस्टोरेंट्स में नहीं कर सकते, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वेटर जा रहे हैं स्केट्स पहन के और सर्व कर रहा है, कस्टमर को थोड़ा सा अगर स्लिपरी है तो कस्टमर बुरा मान सकता है, ठीक है। इतना भी ज्यादा एनरिचिंग नहीं करना कि खाली एनरिचिंग है और जॉब खत्म हो गई, ठीक है। लिखा है जॉब एनरिचमेंट, ठीक है, जॉब के साथ क्या वर्ड है, एनरिचमेंट, नॉट जस्ट एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट, के काम करने में उसका मन लगे, वो भी बोले कि यार मुझे आज काम करने जाना है, मुझे मजा आएगा काम करने में। जैसे आयुषरी क्लास को हम एनरिचिंग बनाते हैं कि क्लास में लगे कि यार मजा आ रहा है क्लास अटेंड करने में, घर से बेटर है क्लास में अटेंड करना, दैट इज द पर्पस। फिर एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करवाओगे, भाई तूने मेहनत करी है, ये ले अवार्ड पकड़। बेटा एनुअल फंक्शंस होते हैं, मेरा एक फ्रेंड है बेटा, एक मोबाइल कंपनी में काम करता है, हर साल उसको मोबाइल फोन कंपनी गिफ्ट करती है, हर बार वो बोलते हैं मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ। मैंने कहा कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है फिर, ठीक है, हर बार तू हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, दैट इज द मेन केस। इट्स नॉट दैट कि आई डोंट ट्रस्ट हिज पोटेंशियल, बट आई फील लाइक कि ओनली यू आर गेटिंग द अवार्ड फॉर दैट थिंग, एंड ही शोज मी द फोटोज एज वेल। तो व्हाट आई बिलीव इज दैट कि इट मे बी ऑन द 6 months बेस और 3 months बेसिस, समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हो सकता है कि जो और ज्यादा पोटेंशियल वाले एम्प्लॉयज उनको कुछ और वो बेटर कुछ देते हो। अब इससे क्या होता है, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है कि यार वी आर बीइंग नोटिस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, तो बाकी लोगों को क्या मिलेगी उससे, मोटिवेशन। अगर इसको फोन मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, अगली बार मैं से बेटर काम करके दिखाऊंगा। पिछले 1 साल से शायद नहीं मिला उसे। जॉब सिक्योरिटी, आप ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो कि आप काम करोगे हमारी कंपनी में इतने टाइम के लिए, आपको हम नहीं जाने दे रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिद होगी कि भाई नहीं 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 अब तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब तो नहीं जाना, ऐसा नहीं है। आप नोटिस का भी डालो उसमें क्लॉज समझते हो, अग्रीमेंट में जो एक मतलब हो जाती है, मतलब एक एक्सेप्शन कि इफ इन एनी केस यू वांट टू क्विट और द कंपनी डजंट वांट टू कंटिन्यू, तो दैट कैन हैपन, बट दे विल गिव यू अ नोटिस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 months. So that should be within the security premises. But
सिक्योरिटी से साइकोलॉजिकली एक पीस मिलता है एम्प्लॉय को कि आई एम बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई विल परफॉर्म माय ड्यूटीज वेल, इफ आई विल परफॉर्म माय एक्टिविटीज इन द करेक्ट डायरेक्शन एज द कंपनी विल एक्सपेक्ट मी टू डू, तो एज अ रिजल्ट आई विल बी रिटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट दिस मच पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, इससे ना सेफ्टी रहती है कि इतनी सैलरी तो हर महीने खाते में आनी है, फिर मेरे खर्चे मैं अकॉर्डिंगली मैं कर लूँगा, अच्छा कितना भी आना है पर खर्चे अकॉर्डिंगली फिर बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है उसको मोटिवेशन देने का। देखो पैसे नहीं है, खाली उसको क्या दी जा रही है, सिक्योरिटी की, भाई तू नहीं जा रहा कहीं, तू टिका हुआ, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। पार्टिसिपेशन, बेटा पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि उनको पार्टिसिपेट करवाओ कि आ जाओ आके आप हमारे साथ गेम खेलने चलो, या चलो हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, चलो पार्टिसिपेट करो, आप भी हमारी टीम में खेलोगे। बेटा पार्टिसिपेशन मतलब कि डिसीजन में उनको इंक्लूड कर लो कि इफ यू वांट टू टेक अ सर्टेन डिसीजन कि हम अपना हेड ऑफिस चेंज करें फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, या फिर हम मशीन को अपग्रेड करें, या सॉफ्टवेयर को हम अपग्रेड करें, या फर्नीचर चेंज करें, या पेंट करवाना है, चलो यार, तो अपने एम्प्लॉय से पूछ लो, ठीक है। जैसे कल को अगर मुझे लगे कि यार स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा यहाँ का चेंज करना है, मुझे पेंट करवाना है, कलरफुल करवाना है लेट्स से, तो आई माइट कंसल्ट माय स्टूडेंट्स कि व्हाट कैन बी योर सजेशन। जैसे हम जो भी यहाँ पे इवेंट्स करते हैं पार्टी वगैरह, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि कौन सा गेम्स कौन सा फूड मेन्यू रखना चाहते हो, ताकि सबके अकॉर्डिंगली ही हम प्लान आउट करें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि पार्टिसिपेट करवाओ, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, जिससे उनको एक बिलोंगिंगनेस लगे कि हम कंपनी से अलग नहीं है, कंपनी के पार्ट है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन रखो, कुछ फैसले उनके हाथों में छोड़ दो। बेटा दोनों में अलग है, पार्टिसिपेशन में आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन लेने में, और इसमें अल्टीमेटली आपने एम्पावरमेंट में उनको डिसीजन की अथॉरिटी फाइनली दे दी कि भाई अगर कोई क्लाइंट आगे टाइम पीरियड मांगे 50 दिन पेमेंट का, तो आप इतना पेमेंट का टाइम उसे दे देना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई से ज्यादा मांगे तो वो हम फिर डिसीजन लेंगे हाँ या ना। तो आपने उसको एम्पावर कर दिया अप टू अ क्रेडिट पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, 50 डेज। बियॉन्ड दैट द सेल्स पर्सन विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर whether he can give the credit period longer than that or not, depending upon the credit score of the client and depending upon the credit worthiness and the previous record of the client whether to give extension or not. So but एक लिमिट तक की empowerment देनी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So are we clear with the non financial incentives? ठीक है जी। career advancement opportunities, employee participation, employee empowerment, employee recognition, job enrichment, job security, status, climate are all examples of non financial incentives to the employee which a company can give। चलिए जी, ये तो बात करी हमने अभी तक मोटिवेशन की। लीडरशिप सबसे छोटा टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे छोटा टॉपिक इस चैप्टर में कोई है तो वो है लीडरशिप, और इससे सबसे बड़ा जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो है कम्युनिकेशन, जो थोड़ी देर में आएगा। यस बेटा एग्जामिनेशन में दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लीडरशिप में है वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होते हैं, एक करके बात करेंगे कैसे लीड कर। बेटा इससे पहले मैं टॉपिक करवाऊं, पहले जरा मैं ना फर्क बताना चाहूंगा मोटिवेशन में और लीडरशिप में फर्क क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनो ऑल ऑफ यू, मोटिवेशन अल्टीमेटली होती है सामने वाले को स्टिमुलेट करना कि वो काम करे, वेयरएज लीडरशिप होती है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना कि वो काम करे। अब ये दोनों वर्ड्स लगते सेम है पर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, स्टिमुलेट करना और इन्फ्लुएंस करना। बेटा स्टिमुलेट करने का मतलब पता है क्या होता है, आप सामने वाले को इग्नाइट कर रहे हो, आप सामने वाले को कुछ दिखा रहे हो कि यार तेरे को ये इंसेंटिव मिलेगा तू कर। लीडरशिप में बेटा ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं होता। आजकल जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लो ये बहुत बढ़िया, तो क्या अल्टीमेटली आपको क्या इंसेंटिव मिल रहा है प्रोडक्ट यूज करके, मिल रहा है कुछ? पर अगर आपको वो बोले प्रोडक्ट यूज करो आपको कैश प्राइस मिलेगा या कैश रिफंड कैशबैक मिलेगा, तो बेटा वो मोटिवेशन है कहने की, आपको उसका इंसेंटिव मिल रहा है। आपका मोटिव क्या हो गया कि यार मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। मोटिवेशन क्या है, जो इन्फ्लुएंसर ने वो बात बोली, और आपको मोटिवेटर क्या है, वो कैशबैक जो मिलेगा। तो मोटिवेशन का एंड रिजल्ट में कुछ इंसेंटिव छुपा हुआ होता है कि आपका काम पूरा होगा तो आपको उसके बदले में मिलेगा क्या। तो वो स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आपको घुमा फिरा रहे हैं कि यार आप करो, आपको अनईजी हो जाओ। और लीडरशिप में आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप इज अ कोशिश in which a superior tries to influence the subordinate to complete a particular task। मोटिवेशन तो होता है भैया आपने आग लगा दी, ठीक है, अनु मलिक वाली आग नहीं लगानी, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली हमने बात करी है कि आपने सामने वाले को इग्नाइट कर दिया कि वो मोटिवेशन में, तो मतलब मोटिवेशन हो गया मुझे करना है काम, और ये लंबी चौड़ी जर्नी है। पर बेटा लीडरशिप के केस के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप, कोई उसमें लालच नहीं दे रहे हो, लालच नहीं है कोई, आप उन्हें सही दिशा दिखा रहे हो, और दोनों ही जरूरी है। मेरे ख्याल में मोटिवेशन में लालच देके काम करवाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनएथिकल है। लीडरशिप में अगर आपका इन्फ्लुएंस करने का तरीका बहुत अच्छा है सामने वाले को,
तो उसमें आपका भी काम बन जाएगा और सामने वाले का भी बन जाएगा। लीडरशिप में आप सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, मोटिवेशन में कहीं ना कहीं आप अपने बारे में भी सोच रहे हो। सो थोड़ा सा मैंने फर्क समझने की कोशिश करी है दोनों में। अब मैं केस स्टडी रखता हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है इन दोनों के बेसिस पे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें मोटिवेशन है या फिर इसमें लीडरशिप है। केस स्टडी ये है कि एक कंपनी को डील करनी होती है किसी दूसरी सिटी में जाके, और जब भी उन्हें डील करने जाना होता है किसी भी XYZ सिटी में, तो उनका जो बॉस है वो प्लेन में ट्रैवल करता है और जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है, उनकी जो फीमेल स्टाफ है उनको अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है और काफ़ी नाइट का टाइम होता है, वो अनसेफ फील करती है और इसकी वजह से जाके डील हो नहीं पा रही। बॉस के साथ ये बात उन्होंने डिस्कस करी कि सर ये तो मज़ा नहीं आ रहा, आप तो अकेले सर बढ़िया फ्लाइट बिजनेस क्लास में जा रहे हो और हमारे जो पैसे बच रहे हैं हमें आप ट्रेन में भेज रहे हो, स्लीपर क्लास में भेज रहे हो। सो अब अल्टीमेटली बॉस ने बोला कि अच्छा ये दिक्कत है, अब से हम ट्रेन में जाएंगे हम सब, और वो भी हम फर्स्ट AC की टिकट बुक करेंगे और हम जाते टाइम मीटिंग करेंगे रेगुलरली कि कैसे हम डील को फाइनलाइज करें। तो बॉस ने यहाँ पर क्या दिखाया, मोटिवेशन या लीडरशिप? जवाब दीजिए। लीडरशिप दिखाया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सही जवाब दिया। बॉस इज बीइंग अ गुड लीडर। क्या बॉस ने कोई लालच दिया? क्या बॉस ने कोई उन्हें इंसेंटिव देने का वादा करा? तो यहाँ पर कोई लालच तो है ही नहीं। तो बॉस ने उन्हें क्या करा, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा, लीड करा कि यार जब तुम लोग जा रहे हो तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो होता है ना एक स्टैंडर्ड सेट करना कि इफ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू, इफ आई एम इन द ट्रेन। अब आप बोलोगे सर पहले वो स्लीपर में तब वो फर्स्ट में थे यार, वो मैंने कहानी बना दी, ठीक है। ऐसा कुछ केस स्टडी में वो बात थी नहीं फर्स्ट AC स्लीपर क्लास की, वो मैंने थोड़ा बना दिया। पर अल्टीमेटली बात को समझोगे, जब लीडर भी उनके साथ मिक्सअप होगा, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स से, तो सबऑर्डिनेट्स को एक डिफरेंट फीलिंग नहीं आएगी, दे विल फील अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। वरना पहले वो चीज़ अलग अलग हो रही थी, तो लीडरशिप मिसिंग थी। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए लीडर को पहले टारगेट सेट करना होता है। जैसे बेटा मैं एज अ टीचर खुद एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे बेटा BS टीम इन माई टाइम बैक इन 2015 आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। और हमारे टाइम में बेटा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जब होता रहा 2015 में, आज से बेटा 10 साल पहले, तो हमें 2 फाइल बनानी होती थी। आप लोगों को तो 1 फाइल बनानी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें 2 फाइल बनानी, एंड आई मेड अ फाइल ऑन मार्केटिंग एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन माई टाइम। सो व्हाट इफ आई से कि इफ आई स्कोर 95 देन आई वांट माय स्टूडेंट्स टू स्कोर 100, सो दैट इज इन्फ्लुएंसिंग। बट इफ आई से कि इफ यू विल स्कोर 100 आई विल गिव यू दिस पर्टिकुलर इंसेंटिव, इट विल बिकम मोटिवेशन, क्योंकि मैं आपको स्टिमुलेट कर रहा हूं, तो वो अलग चीज हो जाएगी। बेटा जी लीडरशिप पे आएंगे, मीनिंग क्या हो गया, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बात खत्म। मोटिवेशन स्टिमुलेट करना, लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंस करना। चलिए आगे बात कीजिए। फीचर क्या होते हैं बेटा लीडरशिप के? सामने वाले की एबिलिटी पता लगती है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। बेटा अगर मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं ये बोल के कि मैंने लास्ट डेज के अंदर, लास्ट डेज तो नहीं बोलूंगा, अब तो बेटा आप लोग बिल्कुल एंड में हो सकता है कि लेक्चर देख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करो उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सब बच्चों के एग्जाम्स मार्च में ही होते हैं बोर्ड्स के, एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, आई वोंट हाइड इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्रॉपर जर्नी जिसको बोलते हैं, तब तक सिलेबस हो जाता है फिनिश, तब स्टूडेंट का काम शुरू होता है। सो आई वाज वेरी क्लियर द फैक्ट कि हमें चैप्टर वाइज चलना है रेदर देन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। रेदर देन थिंकिंग DST एज अ सब्जेक्ट, आई लुक्ड एट इट लाइक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो जब हमें चैप्टर की इमेज क्लियर होगी ना, तो तब जाके सब्जेक्ट बनता है। सो आई टारगेटेड कि एवरी चैप्टर शुड बी क्लियर ऑन माई टिप्स, every features, importance, limitation should be clear on my tips, then only I will manage to score above 90. That was my only motivation. I didn't wanted to score 100 or 100, that's my I will accept it, but still I managed to score 95. I was happy about it because I didn't want to take a lot of pressure, ठीक है। So ultimately features of leadership ये रहते हैं कि आपको सबसे पहले तो ability, if my right now I didn't influence you a lot, but how I did, if I scored 95, you can definitely score above that because I am guiding you and I am trying my best to make you guys score above 95. And with the grace of God, maybe 100 or 100. That's influencing. Number 2, लीडरशिप में हम चाहते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो। जो अभी आप में से कुछ बच्चों का बिहेवियर होगा कि चलो 80 आ जाए, 85 आ जाए, हमारे पेरेंट्स तो उतने में ही स्वीट्स बांटेंगे अपने रिलेटिव्स में, तो बेटा वो बिहेवियर मुझे चेंज करना है कि उसमें स्वीट्स नहीं बंटवानी। उनको बोलो कि नहीं बांटनी 80 आना, 85 में नहीं बांटना, 95 आए तो बांटना, और मैं खुद जाके दुकान से मिठाई लेकर आऊंगा और खुद मैं घर वालों को देकर भी आऊंगा जो बोलोगे। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप से इंटरपर्सनल रिलेशन क्लियर होते हैं ना। इफ यू गेट ओपन अप टू मी, इस तरह में ये दिक्कत हो रही है सर, हमें लाने 100 में से 100 है, ये चैप्टर हमें परेशान करना है सर, लाने हमें 100 में से चलो 95 है, हम ज्यादा नहीं मेहनत करना चाहते, तो
ये टॉपिक्स में दिक्कत है, ये खाली हमें समझा दो और हम उसमें सेटिस्फाइड, दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी। सो एक अगर सबऑर्डिनेट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, तो रेदर देन क्रिटिसाइजिंग हिमसेल्फ एंड द कंपनी, ही शुड बी कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम विद द सुपीरियर, कि बॉस आपके टाइम में आप कैसे हैंडल करते थे यार, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे गाइड करोगे। दैट इज व्हेन द बॉस शुड बी गाइडिंग द एम्प्लॉय रेदर देन क्रिटिसाइजिंग हिम कि यार तू नहीं कर पा रहा, मैंने क्या क्या कर लिया। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ लीडरशिप। ही शुड बी एक्चुअली टेलिंग हिम हाउ ही अचीव्ड हिज टारगेट, सो दैट इन्फ्लुएंसिंग, मैंने क्या बताया कि जितना टाइम मिले उसको यूटिलाइज करो, जो नहीं आता वो पढ़ो, और जो चैप्टर्स आप लोगों को परेशान कर उनको पहले खींचो, पकड़ो। क्योंकि अब ये बस सोच के चलो जो पढ़ के जा रहा हो वही आएगा, वो सोच के चलो कि जो नहीं पढ़ रहा हूं वो आ सकता है, तो वही पढ़ लोगे, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो गलतियां होने का स्कोप ही खत्म। सो अल्टीमेटली लीडरशिप में आपको इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं ताकि कॉमन गोल अचीव। हमारा कॉमन गोल क्या है कि आपका स्कोर अच्छा हो, उससे मेरे एकेडमी का भी बेनिफिट है और आप लोगों का तो लॉन्ग टाइम में बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो एज अ रिजल्ट हम कॉमन गोल के लिए आपको लीड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सेटल रहे। लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस है, मैं आज बोल रहा हूं, कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे, आप सेटिस्फाई होगे, सीईटी में अच्छा स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, अच्छे कॉलेज में सेटल हो जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, ढंग की जगह लॉन्ग टाइम में सेटल होगा, कुछ अपना काम करना आगे चल के, तो वो भी अच्छे एक्सपीरियंस के बाद और बेटर तरीके से कर पाओगे। और जो भी पढ़ोगे कॉलेज में ये सब उसकी फाउंडेशन है। whatever commerce or humanities subject you will be like pursuing further in future, these are its foundation. Please proceed further with the importance of leadership. लोगों का जब बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा तो जो लोगों की एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में निकल कर आएगी। जब लोगों का बिहेवियर ही पॉजिटिव नहीं है, वो इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रखे, तो वो एनर्जी के साथ काम करें सही डायरेक्शन में बड़ा मुश्किल है। एंड देन अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन। जो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस चाहिए वो टीचर की शक्ल देखकर आता है। अगर टीचर ही ऐसा है कि यार देख लेंगे, तो बच्चा बोलेगा अरे भाई ये तो काम खराब हो गया, ठीक है। पेशेंट जरा डॉक्टर के पास, डॉक्टर खांसी जुकाम है, अरे अब तो बेटा तेरा काम हो गया, तो पेशेंट तो वहीं पे बेटा थोड़ा बहुत जो उसमें एनर्जी थी वही खत्म हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट आ रहा है कि सर मेरे ना प्री बोर्ड में सर 80 में से 50 आए हैं, टीचर बोलता है 50 आए हैं, कैसा बच्चा, तो वही काम खराब। सो एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है ना स्टूडेंट को, वो टीचर से आता है, पेशेंट को डॉक्टर से आता है, वैसे ही सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर को वो कॉन्फिडेंस देना, वो सपोर्ट देना, वो एनकरेजमेंट देनी है कि सबऑर्डिनेट अपना काम सही डायरेक्शन से करे। एनर्जी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है सुपीरियर में, तभी वो पास होगी सबऑर्डिनेट तक। अगर सुपीरियर थका हुआ टीचर, हाँ ठीक है बेटा, तो वहां वो अल्टीमेटली बच्चा बोलेगा सर हम भी सो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा ना। लीडर का बहुत जरूरी रोल है कोई भी चेंज को इंप्लीमेंट करने में। भाई अगर मैं बोलता हूं कि अब मैं चेयर चेंज कर रहा हूं, आप लोग बोलोगे सर चेयर इतनी बढ़िया लगी हुई है क्यों वो चेंज करनी है, मैं बोलूंगा कंफर्टेबल नहीं है। अब इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि थोड़ी सी मतलब चेयर का जो वेट है ज्यादा है, आपको पहले इसका डेस्क खोलना पड़ता है फिर आप बैठते हो। हम एक ओपन चेयर ले आते हैं जिसमें अल्टीमेटली आप आओ बैठो, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी चेयर इतनी हैवी भी नहीं रहेगी, मोर कंफर्टेबली आप बैठोगे, क्वालिटी उसकी और बेटर रहेगी, तो शायद हम चेंज को इजीली इंप्लीमेंट कर पाए। और अगर मैं बोलता हूं कि ये स्क्रीन पे मजा नहीं आता, व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे साथ साथ लिखते हुए, और अगर मैंने वो चीज थोड़े तरीके से बताई तो शायद आप लोग मान भी जाओ, ठीक है। मैंने बोला प्रोजेक्टर से करते हैं, वो थोड़ा और बेटर टेक्नोलॉजी व्हाटसोएवर। इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज एंड इफ आई वांट यू पीपल टू एक्सेप्ट इट, इट विल डिपेंड ऑन माय वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू, एंड इफ यू विल एक्सेप्ट इट, इट मींस कि आई हैव इन्फ्लुएंस्ड यू इन द करेक्ट वे। सो चेंज को लाने के लिए इन्फ्लुएंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीडर बेटा लड़ाई झगड़ों को बहुत सही तरीके से हैंडल करेगा। कल हमारे एकेडमी में एक बात हुई, वो मैं प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या हुई, तो एक बच्चे की मदर तक आ गई थी, यहाँ बात हुई, मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं था, एक बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व थी, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि व्हाट ऑल हैपेंड, बट एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया बहुत बड़ा। सो अल्टीमेटली आई केम ओवर देयर, उस चीज को हमने हैंडल करा और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्लास किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है, किस क्लास किस टाइम पे खत्म हो रही है, वो चीज ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सो वो चीज अभी तक हम कर रहे थे, पर अभी एग्जाम्स के टाइम पे क्या हो जाता है कि कोई बच्चा कभी किसी डाउट के टाइम पे आ रहा है, कोई बच्चा कभी आ रहा है, तो वो चीज इंडिविजुअली करना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। इसलिए व्हाट आई डिसाइडेड कि बच्चा इंडिविजुअली आएगा, उसके पेरेंट को मैसेज जाएगा बच्चा इस टाइम आया इस टाइम गया, ताकि पेरेंट अंदाजा लगा पाए कि बच्चा घर पहुंचने का टाइम कितना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट, रेदर देन लाइक क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड एंड क्रिटिसाइजिंग ब्लेमिंग द चाइल्ड कि भाई तुम गलत हो, तुम खराब हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तो वो चीज़ों की जगह हमें उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है कि बच्चा आएगा जाएगा किस टाइम पर, वो बात डाल देंगे ग्रुप में, देख लेना, बात खत्म हो गई। तो मैं आपसे क्लास का डालूंगा, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। लीडर ट्रेनिंग देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। एक गुड लीडर हमेशा सक्सेसफुल और सबऑर्डिनेट्स बनाता है ताकि स्मूथ तरीके से टारगेट्स अचीव हो पाए। इफ आई विल इन्फ्लुएंस यू इन द करेक्ट वे, मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरा काम पूरा होता है कि अच्छी जगह कॉलेज में सेट हो जाओगे, मेरा काम वहां पूरा होता है।
ठीक है। अब अल्टीमेटली सुपीरियर सबऑर्डिनेट को समझाएगा कि प्रोडक्शन में क्वालिटी कैसे रिटेन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे सही तरीके से प्रिपेयर करी जाए, सॉफ्टवेयर कैसे यूटिलाइज करा जाए ताकि गोल्स टाइमली एफिशिएंटली अचीव हो। अच्छा, एक लीडर में क्या क्वालिटी आप लोग देखते हो? बेटा फिजिकल फीचर्स, बेटा टीचर या बेटा अल्टीमेटली लीडर दिखने में बेटा ऐसा लगे कि इसकी बात में दम है, ठीक है। अल्टीमेटली बेटा जो लीडर है बेटा उसके जो पर्सनल फीचर्स है बेटा, जो उसका फिजिक है, जो उसकी बेटा हाइट है, वेट है, अपीयरेंस है, वो बहुत मैटर करता है। फाइन, अगर बेटा आपको लीडर को देख लग रहा है इसकी बात मान के क्या करना है ये तो वो उसमें बहुत ज्यादा, द वे ही इज स्टैंडिंग, बेटा देखो यहाँ, बेटा यहाँ देखो, द वे ही इज स्पीकिंग, द वे ही इज एक्सप्रेसिंग द टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वे ही कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर बेटा सामने वाला बंदे डीले डाले से कर लेगा ठीक है, तो बेटा वहां गलत हो जाएगा। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, आपके एक्शंस आपके वर्ड के साथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो लीडरशिप के अंदर फिजिकल फीचर होनी चाहिए, द वे ही स्टैंडिंग, द वे ही स्पीकिंग, द वे ही हैज मेंटेन्ड हिज फिजिक। अगर बेटा वो मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलूंगा। सो अल्टीमेटली समझ जाओ, लीडर बनने के लिए अपना खुद का ध्यान बने रखना पड़ेगा, तभी सामने वालों पे आप कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे। अगला नॉलेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि फिजिकल मतलब फिटनेस ही मैटर करती है लीडरशिप के लिए, बट इट डेफिनेटली क्रिएट्स एन इंपैक्ट, दैट्स व्हाट ऑथर्स हैव रिटन। नॉलेज, बेटा जब लीडर को नॉलेज नहीं होगी तब तक वो अपनी टीम को कैसे गाइड करेगा? If I am not aware of the subject, how can I guide all of you? If a salesman is not aware of the proper way of sales, how can he guide his subordinates? तो सर फिर वो ऊपर लेवल पे कैसे गया? That is exactly what I am trying to say कि भाई वो वहां तक गया है तो he has knowledge. Then only he has the ethical way of giving imparting the knowledge to his subordinates. Integrity, मिलकर चलो अलग मत हो। एक लीडर को अपनी टीम के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। खुद बिजनेस क्लास में जा रहा है मतलब प्लेन में, और एम्प्लॉइज जा रहे हैं स्लीपर क्लास में, बेटा वो इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी है, लीडर शुड यूनाइट हिमसेल्फ विद द टीम एंड वर्क अलॉन्ग विद देम रेदर देन वर्किंग सेपरेटली। इट्स नॉट इंडिविजुअलिज्म, इट इज कॉपरेशन दैट दे हैव टू फॉलो। ठीक है जी। इनिशिएटिव, वर्कर्स बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा सर, मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा। लीडर बोलेगा मैं करके दिखाता हूँ। सेल्स पर्सन बोल रहे हैं कि सर 30 यूनिट का सर हम 10 भी नहीं बेच पाएंगे। लीडर बोलेगा 2 घंटे में 10 यूनिट बेच कर दिखाता हूँ, लाते क्या बात कर रहे हैं तुम। दैट इज व्हाट लीडर हैज टू डू। ठीक है। एक स्टूडेंट ने ना मुझे बोला था कि सर मार्केटिंग चैप्टर में जो प्राइसिंग के अल्टीमेटली फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस है सर वो याद नहीं हो रहा, और सर ऐसा क्वेश्चन सर हम 10 मिनट में एग्जाम में लिख पाए सर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा मैंने उसको बोला तो मेरे को 6 मिनट दे। बेटा 6 मिनट के सामने मैंने वो क्वेश्चन लिख के दिखाया उसको, मैंने कहा ले अब बात कर। ठीक है। और दैट इज व्हाट अ लीडर हैज टू डू कि अल्टीमेटली अगर सामने वाला बोल रहा है कि सर नहीं हो पा रहा, तो लीडर को बोलना लुक आई विल शो यू, तो वो इनिशिएटिव ले। इफ इवन ही डजंट वांट टू कंप्लीट द होल टास्क, व्हाट ही कैन डू इज टू स्टार्ट एटलीस्ट, सो दैट वर्कर कैन टेक द लीड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो इनिशिएटिव लेना जरूरी है अगर मोरल डाउन है सबऑर्डिनेट्स का। इन दैट केस कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत स्लोली बोल रहे हो, अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो अल्टीमेट, और अगर आपका मैसेज अनक्लियर है, अगर आपके वर्ड्स कुछ ओमिट हो रहे हैं, अगर आपके रॉन्ग वर्ड्स हैं, बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ मीट नहीं कर रही, तो भूल जाओ आप अच्छे लीडर बन पाओगे। अच्छा लीडर बनने के लिए माइंड में और माउथ में कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके वर्ड्स क्या निकल रहे हैं। आपके पहले माइंड में एनकोडिंग चलनी चाहिए ताकि जब आपका सामने वाला बंदा डिकोड करे तो वो सही तरीके से डिकोड कर पाए, अदरवाइज बैरियर आ जाएगा और आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन स्किल्स, बेटा अच्छे से लीड करने के लिए कभी कभी थोड़ा लालच भी देना पड़ता है, तो लीडरशिप के साथ थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन कभी कभी डालनी पड़ती है सामने वाले का बिहेवियर स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर में अगर कॉन्फिडेंस है तभी उसके फॉलोअर्स भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर लीडर ही थका थका रहेगा और इनकॉन्फिडेंट रहेगा तो सबऑर्डिनेट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है ना, सामने वाले इनकॉन्फिडेंट है, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जब वो ऐसे लेवल पे आके मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम तो अभी जूनियर लेवल पर है, तो हम भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो भी काम मतलब चल जाएगा। तो दैट शुड नॉट बी द केस। डिसाइसिवनेस, सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सॉफ्टवेयर लाए या ना लाए, अच्छा लीडर मोस्टली सही डिसीजन ही लेगा। सो डिसीजन लेने के लिए जानकारी, नॉलेज होनी जरूरी है ताकि आप सही टाइम पे डिसाइसिव हो, क्या सही है क्या गलत है। एंड देन सोशल स्किल्स, ही शुड बी एबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस विद द एम्प्लॉइज। अगर कोई एम्प्लॉय नया आया, कुछ छोड़कर गए, तो यू शुड बी एबल टू एडजस्ट विद इट। If in case he is not able to adjust with the new employees and the existing ones, he will not be able to become a good leader. Influence करने के लिए आपको लोगों के साथ बातचीत करनी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स की जानकारी, रिलीजन की जानकारी होनी चाहिए कि सबका प्रेफरेंस अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, अकॉर्डिंगली आपको लीड करना होता है। हाँ जी, लीडरशिप के टाइप्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बेटा 3 तरीके से आप सामने वाले को लीड कर सकते हो। एक होता है कि हम ही हमें, बाकी सब में पानी कम है।
लीडर बोल रहा है कि जो मैं बोलूंगा वही होगा, आपकी हमें सुननी नहीं। मैंने बोला कि कल टेस्ट है, आप में से किसी ने हाथ खड़ा करा कि सर प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, मैंने बोला कल टेस्ट है, बात फुल स्टॉप लग गई वहां पे। दैट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। आगे सामने वालों से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये लीडरशिप जरूरी है अगर सामने वाले अनस्किल्ड है या फिर फ्रेशर्स है या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उस केस में आप उनका सिलेक्शन ना लो तो बेटर है, क्योंकि उसमें फिर उनको थोड़ा ज़्यादा ही प्राउड फीलिंग आ जाएगी, स्टीम ओवर स्टीम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट वो चीज़ आपके हाथ से बाहर निकल सकती है। सो अगर इनएक्सपीरियंस लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, इंटर्न्स हैं, तो इन दैट केस थोड़ी सी ऐसी लीडरशिप टू सर्टन लेवल जरूरी है। Whereas the best leadership that is being considered is democratic, where you create employee participation as well. एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव था ना कि आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में कि भाई आपके अकॉर्डिंग क्या करा जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर लाएं या ना लाएं। दैट इज डेमोक्रेटिक, कि रदर देन जस्ट इन्फॉर्मिंग देम कि भाई कल से तो नया सॉफ्टवेयर आएगा जो कि अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक, ये दोनों नाम एक ही के, अथॉरिटेटिव एंड ऑटोक्रेटिक सेम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर आएगा, बात खत्म। इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों का क्या विचार है, सॉफ्टवेयर लाया जाए या ना लाया जाए, तो वो डेमोक्रेटिक है। और थर्ड, तुम बता दो लाना या नहीं लाना है, तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, तो वो है। इसको ना काफी लोग लेजेस बोलते हैं, द प्रोनाउंसिएशन इज लेजे, ठीक है। वो लास्ट में जो जेड है ना वो साइलेंट है, लेजे फेयर इसको बोलते हैं, और फेयर है भी नहीं है, फेयर, लेजे फेयर, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिंग। इसमें क्या है कि आप कंप्लीट कंट्रोल दे रहे हो सबऑर्डिनेट्स पे। इन दैट केस इफ दे आर कंप्लीटली स्किल्ड, they are very mature and they are very experienced, in that case you don't need to interfere a lot, so you can just leave the things to them, but don't be a lazy leader who is just depending upon this factor. The ultimate control should be in the hand of the leader only, and even if they have written कि जो बेटा फाइनल रिजल्ट होगा वो किसके हाथ में होना चाहिए, मैनेजर के, लीडर के। He will not leave the ultimate decision in the hands of the subordinates, he will keep the control for the final decision, but the basic decisions he will leave to the subordinates. So that's laissez-faire. And in democratic, for every decision he will be involving the subordinates, and for autocratic or authoritative he will just declare the final decision and subordinates will have to follow his instructions. ठीक है, चलो 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपके होते हैं खत्म। अब आपका चैप्टर का आता है सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। बड़ा है तो थोड़ा टाइम हमें लग जाएगा। मैंने इस चैप्टर के पहले ही बोला था शुरू होने के कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ये चैप्टर आपका है। इसमें मैंने बताया था कि मोटिवेशन और कम्युनिकेशन आर क्वाइट बिग टॉपिक्स। शैल वी स्टार्ट? वन शॉट वीडियो है, ब्रेक नहीं ले सकते, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। is a process which create a sharing of information। बेटा कम्युनिकेशन वर्ड है बेटा, कम्यून से कम्यून मतलब होता है कॉमन, जो जानकारी आपके और मेरे बीच में कॉमन हो गई वो हो गई कम्युनिकेट। वो कम्युनिकेशन से पॉसिबल होता है जब दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, विच कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। बेटा इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन हो सकता है, इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, फेस टू फेस हो सकता है, ठीक है, डिजिटली हो सकता है, जैसे जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, इट इज अ डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैन बी इन मेनी वेज, but what is the process of it? First person that we need in communication is the sender of a particular message. Whatever I am teaching you in the class, the first person that is needed for a lecture is the teacher. Fine, that is the sender of the topics which are to be taught in the class. So let me explain it with a diagram over here. So we have the sender who is the teacher of a particular topic. So let's take the message. The topics that I want to teach to you are all the topics in the form of the message. First, what do I have to do? I have to think every topic in my brain. Before speaking, I have to think. The process is said to be encoding. So now the media that we are using in the offline class is face to face. That is considered as the best way of communication. You can look at the facial expression of the sender and you can judge the message in the best possible way, and the least amount of barriers are there in the face to face communication. तो best माना जाता है anyways. So the media in the offline class is face to face, and in terms of online it's digital. ठीक है, डिजिटली जो बच्चे लेक्चर देखें उनका डिजिटल रहेगा। फिर डिकोडिंग, व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज द डिकोडिंग इन योर ब्रेन, इट्स ऑटोमेटिकली हैपनिंग। हाउ इज इट हैपनिंग? बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द 2 लैंग्वेजेस व्हिच आई एम यूजिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। सो इट्स डिकोडिंग दैट्स हैपनिंग इन योर माइंड ऑटोमेटिकली। बेटा एक दूसरी लैंग्वेज का बंदा, मान लो इफ एनी लैंग्वेज आई टेक जो कि हिंदी और इंग्लिश से अलग है, आई एम नॉट कंसीडरिंग हरियाणवी एंड पंजाबी बिकॉज दे आर समवॉट सिमिलर टू हिंदी एंड राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि लेट्स टेक मैंडरिन, दैट इज द चाइनीज लैंग्वेज। सो विल दैट पर्सन हु नोज ओनली मैंडरिन बी एबल टू डिकोड व्हाट आई एम सेइंग? नॉट एट ऑल। तो उसकी कम्युनिकेशन कहीं पर रुक जाएगी बेटा, मीडिया तक। इफ a student who knows other language rather than the 2 or 3 which I just told, so he will stop at media.
फेस टू फेस तक तो वो आ गया, आई एम द सेंडर and I have encoded the message in my head and I have the media maybe face to face or maybe in electronic format, digital format, but he won't be able to decode what I'm saying. So in order to like happen a proper communication, we need a mutual language understanding people. If not, we need a translator at least who will be able to translate the language, or at least by mobile phone we should be able to translate our message to the other person. आगे चलिए, डिकोड आप लोग कर पा रहे हैं मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज से आप लोग अवेयर है, तो आप सब क्या है, रिसीवर है. अभी ये जो आप लोग हेड नोड कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है मेरे लिए, फीडबैक विच एंश्योर्स मी कि व्हाट आई एम टीचिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू विल बी लाइक दिस, देन व्हाट विल आई थिंक कि what I'm speaking, so what things are going wrong. So with your facial expression I come to know ki whether the energy is there in the class or not, whether the energy is there in the class or not, whether you all are able to understand what I'm teaching or not. So with the help of feedback, which is very very important. But sometimes in between there is certain kind of now noise. It is not just the sound, noise is also any kind of barrier or hindrance which will happen during our communication. Now let's suppose if a student is watching the lecture online, आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया तो वो भी नॉइज है. आपके रूम में कोई एंटर हो गया तो वो भी क्या है, नॉइज है. मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई रूम में एंटर होता है क्लासरूम में और बोलता है कि सर जो एडमिशन लेना व्हाट्सएवर, तो इट विल बी अगेन नॉइज. सो यस, हाँ ये नॉइज है, ठीक है. जो भी मतलब इंटरप्शन हो रहा है, जो भी बैरियर हो रहा है, तो एग्जैक्टली इट इज अ एनी काइंड ऑफ अ बैरियर इज नॉइज. शोर हो रहा है, चाहे एंट्रेंस हो रही है, चाहे इंटरनेट कनेक्शन खराब हो रहा है, चाहे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, एनी काइंड ऑफ अ बैरियर in communication we will call it as noise, but a better word is barrier. So that's why we better call it as a barriers in communication that we have to discuss in detail right now. So I believe the process is clear. Sender message को encode करके किसी मीडिया के थ्रू रिसीवर तक भेजेगा, जो डिकोड करके क्या देगा, सेंडर को फीडबैक देगा. बीच में क्या रहेगी, नॉइज रहेगी. तो ये है जी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अब आइए बात करते हैं जरूरी क्यों है. बेटा आपस में लोगों को अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आना है, कॉमन ग्राउंड्स पे कोऑर्डिनेट करना है, तो बातचीत करनी पड़ेगी. नहीं, टीचर्स को स्कूल में टाइम टेबल बनाने के लिए दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है. वो कैसे होता है कोऑर्डिनेशन, अपने आप ही मेंटली इतना कनेक्शन होता है क्या, या कम्युनिकेट करके बातचीत करके होता है ना. स्मूथ तरीके से काम होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा. बेटा कम्युनिकेशन से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है. कोई भी किसी को दिक्कत है जाके बात करो, बात खत्म यार. ठीक है, माइंड में रख के क्या करोगे, ठीक है, माइंड में रखे रखो कि नहीं मैं नहीं बात कर रहा था, तो बेटा उससे कोई चीज सॉल्व नहीं होगी. कंपनी में एक ही जगह काम करना है, एक दूसरे को आमने सामने देखना है, जो बात है कर लो ओरली, ठीक है, लड़ाई कर लो, ठीक है, बट किसी कॉमन ग्राउंड पे आओ. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि एक्चुअली गो टू दैट कंक्लूजन. मैंने टॉपिक है कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेट विद द अदर गाय एंड गेट टू अ कॉमन ग्राउंड. फिर एक्ट एज अ सही डिसीजन बनाने के लिए सामने वाले की सुननी पड़ती है. कौन सही कौन गलत, या क्या फैसला ले या क्या ना ले, मशीन लाएं या ना लाएं, सॉफ्टवेयर लाएं या ना लाएं, फर्नीचर रिप्लेस करें या ना करें, यू हैव टू कम्युनिकेट. फाइन, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजन. एंड देन वी हैव इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. मैनेजमेंट करना आपके लिए आसान हो जाएगा जब लोग आपके साथ लॉयल रहेंगे, वो कंफर्टेबल रहेंगे. इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन. कॉपरेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होगा. कॉपरेशन करवाने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो. अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए तैयार है तो उनकी प्रॉमिस करो, वेजेस आप बढ़ा दोगे. प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको आप प्रॉफिट शेयर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो. एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप. बेटा लीडरशिप को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट. बेटा क्या लीड कर लोगे बिना कम्युनिकेशन के, मैं आपको इन्फ्लुएंस कैसे करूंगा. आई नीड कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ यू, देन ओनली आई विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ यू, राइट. एंड देन वी हैव बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन. आप लोगों का मोरल तभी बूस्ट होगा जब मैं आपके साथ बातचीत करूंगा. वरना थके थके रहोगे कि जितने नंबर आ जाएंगे ठीक है, बट जब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं भाई 95 से कम में सेटल होने ही नहीं है, मिठाई का डब्बा ऑर्डर करना ही नहीं, ना जाना है लेने के लिए, कि अगर BST में किसी भी सेट में 95 से कम है, बोल दो कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस वो कैसे हो पाएगा जब मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा, लीड करूंगा. और अगर मैं कैश प्राइस बताऊंगा जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद में बोलूंगा, दैट विल बी अल्टीमेटली ए मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप लोग स्टिमुलेट हो गए कि हाँ भाई हमें तो मेहनत करनी ही है नहीं हो. ठीक है जी. फिर आता है बेटा जी क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसके बाद आएगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कुछ बच्चों का ये मानना है कि 2025 के सिलेबस से बाहर है. बेटा मैंने सिलेबस ढंग से देखा है और ये सिलेबस से बाहर नहीं है, ये सिलेबस में है. फॉर्मल होता है फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फॉलोड इन विच टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल. इट कैन बी आइदर यू नो वर्टिकल और इट कैन बी आइदर horizontal. So here we have a different level.
here we have a different level. A subordinate may be talking to superior or a superior may be talking to subordinate. On the other hand, a sales manager can be talking to production manager or production manager can be talking to sales manager. It's a vertical communication and it's a horizontal communication. So ये बेटा upward downward और ये leftward. सर कितनी बेसिक सी बातें हैं, क्या पढ़ा रहे हो बेटा, क्या करें. इसी को हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है. व्हेन द वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी, तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया. वर्टिकल में डिफरेंट लेवल होता है, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है. अब ये जो नेटवर्क होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है बेटा, कम्युनिकेशन के नेटवर्क. किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. नाउ अल्टीमेटली लेट मी टेल यू वन थिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स माइट फॉलो डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट. हो सकता है सेल्स में ये फॉलो हो रहा है, सेम कंपनी के अंदर डिफरेंट वेज फॉलो हो रहे हैं. जैसे सेल्स में उन्होंने चेन फॉलो करा, मार्केटिंग में व्हील फॉलो करा, प्रोडक्शन में सर्कुलर. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैव डिफरेंट वेज ऑफ अलाउइंग देयर सबऑर्डिनेट्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. बेटा जी स्केलर चेन आप लोग पढ़ के आ चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में. तो ये वही चेन है. ठीक है. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ एक्सप्लेन करा गया है कि सबसे सबऑर्डिनेट दिस पर्सन, उनके सुपीरियर ये, उनके सुपीरियर ये. तो अ पर्सन इज अलाउड टू टॉक to his immediate superior or the immediate subordinate. So this way of network is said to be scalar chain or just chain. And then another way is wheel. बेटा wheel में एक चीज मिसिंग है, डायग्राम करेक्ट कर लेना जो बच्चे इसको देख रहे हैं. अच्छा इसमें शायद ये विजिबल ढंग से नहीं है, अब विजिबल है. हाँ जी. सो wheel में ना एक सर्कल बीच में आ जाता है, and he is the boss of all of these 4 employees. So आप देख रहे हो ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. ये चारों को अगर बात करनी है तो ओनली दे आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद दी बॉस विच इज इन दी सेंटर. अब आप बोलोगे सर बॉस तो ये ऊपर है, ऐसा नहीं है बेटा. अब मैंने जैसे कि बताया कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क अलग अलग तरीके से ड्रॉ करा जाता है. तो इस वाले नेटवर्क में क्या हो रहा है, ही इज दी इन दी सेंटर, ही इज दी बॉस. तो एनीवन हु वांट्स टू टॉक, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी है, चाहे डी है, इनको बात करनी है तो दे कैन ओनली एंड ओनली टॉक विद ई हु इज इन दी सेंटर ऑफ द डायग्राम. तो इस डायग्राम में मैं ये यहीं ड्रॉ होने देता हूं, आई वोंट चेंज इट नाउ. सर्कुलर, आप अपने इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट सबऑर्डिनेट से बात कर सकते हो, बट फॉर सम रीजन दीज टू आर नॉट अलाउड टू टॉक विद वन अनदर फॉर मे बी एनी रीजन. कोई इनका डिस्प्यूट हो रखा है या फिर कुछ भी हो रखा है, और मे बी द मैनेजमेंट डजंट वांट देम टू टॉक. मे बी दे आर प्रोडक्शन डिजाइनर्स, ये R&D करते हैं, तो दे वोंट वांट डिजाइन टू ओवरलैप विद ईच अदर. वो चाहते हैं कि जिसका बेटर डिजाइन हो वही आगे फॉरवर्ड हो. मार्केटिंग में दोनों का काम एडवर्टाइजिंग का है, जिसका बेटर हो उसका आगे मतलब यूज करा जाएगा. तो दे डोंट वांट देम टू कम्युनिकेट फॉर एनी रीजन, लेट्स से. सो दिस पर्सन इज अलाउड टू टॉक विद द बॉस और विद इवन द जूनियर, एंड सेम इज वैलिड फॉर दिस. ही इज अलाउड टू टॉक विद द सुपीरियर एंड ही इज अलाउड टू टॉक विद द जूनियर, बट दे आर नॉट अलाउड टू टॉक विद वन अनदर. ठीक है सर, आगे बात करते हैं. बेटा फ्री फ्लो, बेटा फ्री फ्लो में ना आपको स्टार ड्रॉ करना है. स्टार ना 2 तरीके से ड्रॉ करा जाता है. बेटा एक स्टार का तरीका होता है जो इसके लिए ड्रॉ नहीं करना, दूसरा तरीका. अब इसमें अल्टीमेटम नोटिस करोगे तो बेटा ऐसे स्टार बन रहा है. आप लोगों ने ऐसा स्टार बहुत बार बचपन में बनाया होगा. अब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी किसी के साथ बात कर रहा है, देख रहे हो आप लोग, और इसको ना ज्वाइन कर देना कुछ इस तरीके से. आर वी क्लियर विद इट? कैसा हो गया अभी ये? बिल्कुल फ्री फ्लो. स्टार ड्रॉ करा और आपस में डॉट्स को आपने कनेक्ट, तो ये इनफॉर्मल हो गया. आप बोलोगे सर तो फॉर्मल में क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आप लोगों को क्या बात बोली, हर एक डिपार्टमेंट सेम कंपनी में अलग अलग फॉलो कर सकता है. तो हो सकता है कि सेल्स में वो लोग चेन फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्शन में वो लोग व्हील को फॉलो कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो में वो फॉलो कर रहे हैं मे बी HR में, और प्रोडक्शन ओनर का फ्री फ्लो. आप लोग आपस में बात कर सकते हो. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी डिपार्टमेंट में फ्री फ्लो फॉलो हो रहा है तो इट्स अगेन टू बी पुट अंडर कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर्मल में ही आएगा. बेटा इन्वर्टेड वी ऐसे ड्रॉ होता है, इन्वर्टेड कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या आपको एक ही तरह इसको ड्रॉ करना है. आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है यहाँ पर, यहाँ पर. अब इसमें जूनियर लेवल वालों को बात मत करने दो. ठीक है. अब यहाँ पर जो बंदा है ये अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है. सबऑर्डिनेट आपस में बात नहीं करेंगे. सुपीरियर से बात करो, बट सबऑर्डिनेट विद अनदर सबऑर्डिनेट नॉट अलाउड टॉक. बातचीत करेंगे, काम में ध्यान नहीं देंगे. तो इन्वर्टेड वी. सो व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो or a combination of these you can apply in the organization. So these are said to be the communication networks, formal में जो होते हैं. फिर बेटा दूसरा होता है इनफॉर्मल, जहां पर जिसको जिससे बात करनी है करो. तो ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है. दोस्ती यारी होती है जब कंपनी का टाइम हो जाता है 6-7 महीने, लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, तो वो किस पर आ जाते हैं,
इनफॉर्मल में। जैसे बेटा अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसको ग्रेप वाइन कहा जाता है, ग्रेप वाइन। जैसे ग्रेप्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो थोड़े से ऐसे चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। सो दैट्स वाई ये नाम वहां से ओरिजिन हुआ है, दैट इज ग्रेप वाइन नेटवर्क। ये किसमें? इनफॉर्मल में। सिंगल स्ट्रैंड, कोई किसी से भी बात करे, एक चेन बन गई, इसने ये बात इसको बताई, इसने ये बात इसको बताई। इन सबका लेवल अप एंड डाउन नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि सर ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे, ऐसा नहीं है। वो तो फिर वो हो गया, चेन हो गया, स्केलर चेन। इसमें इनका लेवल अलग अलग है। तो अगर आपको इसको ऐसे बनाने में ऑब्जेक्शन है तो आप इसको ऐसे बना लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ 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 और ऐसे, ठीक है। मतलब ये वाली बात इस पर आके रुक गई और इनकी बात यहाँ पर आके रुक गई, आगे बात नहीं गई। सो इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड। तो ये अब बात आगे नहीं, सिंगल स्ट्रैंड कहा जाता है। फिर बेटा गॉसिप नेटवर्क। अब गॉसिप नेटवर्क में क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है इसको गॉसिप का बड़ा शौक है। ये क्या कर रहा है, यहां भी जा रहा है बात करने, इससे भी बात कर रहा है, कि गॉसिप जाके सबको बता रहा है। तो उसने नेटवर्क बना लिया कि मैं जाके सबसे बात करूंगा। होता है बेटा क्लास में एक बच्चा सबसे बात करेगा, ठीक है, सबको कोई गॉसिप बताएगा, तेरे को पता है ये वो ये, तो वो गॉसिप नेटवर्क है। ये बंदा वो है बेटा जो सबसे जाके बात कर रहा है। अब इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये पर्सन ने इसको बात बताई, इसने बात इसको बताई, इसने भी इसको बताई, मतलब इसने इसको भी, इस बंदे तक बात पहुंच सकती है, पहुंची नहीं है। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, देयर आर चांसेस कि दिस पर्सन राइट हियर हु इज राइट नाउ एक्सक्लूडेड मे बी इंक्लूडेड। तो थोड़ा सा इसमें ऑनलाइन में दूर दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं तो अब थोड़ा बेटर आप लोगों को दिख रहा होगा। सिंगल स्ट्रैंड में लोगों का लेवल अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, अप एंड डाउन नहीं है, अलग अलग लोग हैं, कोई सेल्स का, कोई प्रोडक्शन का, कोई फाइनेंस का, बट वो बात आगे फ्लो हो रही है। इसने बात शुरू करी, इसने बात शुरू करी, वो बीच में रहेगी, फिर आगे नहीं गई, ठीक है, बात रुक गई वहां पे। ये बंदा सबसे गॉसिप कर रहा है, सेंटर वाला जो बंदा है, प्रोबेबिलिटी में यहां बात पहुंची, फिर वहां पहुंची, यहां से यहां, इस बंदे तक बात पहुंच सकती है, प्रोबेबिलिटी है, बट अभी तक पहुंची नहीं है। अगर पहुंच जाएगी तो ये फिर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, अगर पहुंचती है तो अभी पहुंची नहीं है, प्रोबेबिलिटी। बेटा क्लस्टर, जैसे स्टार्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर। ऐसे ओराइन मतलब एक में क्लस्टर बन जाते हैं, जैसे 3 या 4 स्टार्स का, इसको हम क्लस्टर बोलते हैं। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये जो पर्सन है इसका इसके साथ ट्रस्ट है, इसके साथ ट्रस्ट है और इसके साथ ट्रस्ट है, ये दोनों इनके ट्रस्ट से बाहर है। तो जब ऐसे बेटा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर नेटवर्क। तो इन लोगों तक बात डेफिनेटली नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, इन तक बात पहुंचेगी नहीं। प्रोबेबिलिटी में चांसेस होते हैं कि आपकी बात आगे तक जाएगी, बट क्लस्टर में आपकी बात वहीं तक जाएगी जहां पर आपका क्या है? ट्रस्ट है। आइए अब कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 4 तरीके के बेटा कम्युनिकेशन के बैरियर्स हमारे होते हैं। सबसे पहला आ जाता है कौन सा? ये लैंग्वेज वाले होते हैं। जब लैंग्वेज के या बॉडी में कुछ दिक्कत हो जाती है, मतलब कि बॉडी कुछ कह रही है, वर्ड्स अलग कह रहे हैं, तो वो सिमेंटिक है। बेटा ये 4 टोटल होते हैं, सिमेंटिक, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल। अब इन सबके अंदर मिनिमम 4-4, 5-5 है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिमेंटिक के साथ। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अगर आप गलत वर्ड्स यूज कर रहे हो, कुछ वर्ड्स आप नहीं बोल रहे हो, जैसे मैं बोलता हूं कि अगले हफ्ते टेस्ट है, तो ये एक बैड मैसेज है, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि एग्जैक्टली टेस्ट और वेडनेसडे। मैं बोलता हूं कि अगले हफ्ते छुट्टी है, अब कौन से दिन छुट्टी है, तो वो मैसेज बैडली एक्सप्रेस है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, अब जैसे बेटा एक शब्द होता है वैल्यू, तो वैल्यू के अलग अलग मतलब है। इस अंगूठी की क्या वैल्यू है, मतलब प्राइस क्या है। हमारी दोस्ती को मैं वैल्यू करता हूं, मतलब मीनिंग है हमारी दोस्ती का। कंप्यूटर कोर्स की क्या वैल्यू है, तो आगे चल के क्या इसका प्रोस्पेक्ट है। तो आप किस वर्ड को किस टाइम पर यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि फाइल्स को सेट कर दो, अब सेट के तो बहुत सारे मतलब है। अब एम्प्लॉय को लगेगा कि सेट मैंने ऑर्डर में कर दी, टेबल बिखरी हुई थी, मैं चाहता था सेट करके उसको आप जरा कबर्ड में रख दो, तो वो बात अनक्लियर थी। तो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग, तो क्लियर करो अपना मैसेज की एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो। एक वर्ड के अलग अलग मतलब है, सो अब किस ऑर्डर में सेट करना है, किस तरीके से सेट करना है, वो तो उसमें आया ही नहीं, तो वो अल्टीमेटली अलग मीनिंग हो गया बात का। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी ट्रांसलेटर ने आपकी बात को अलग तरीके से ट्रांसलेट कर दिया, तो बेटा वो भी एक लैंग्वेज का बैरियर हो जाएगा, और हो सकता है आपकी डील फिर कन्फर्म ही ना हो। इसीलिए आजकल लैंग्वेज कोर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि आपको ट्रांसलेटर्स चाहिए, एमएनसीज को ट्रांसलेटर्स चाहिए दूसरी नेशंस के साथ डील्स एंड ऑल करने के लिए। सो अल्टीमेटली वो थोड़ा कंप्यूटर का काम भी कर लेते हैं लोग, और वो ट्रांसलेटर का भी काम कर लेते हैं, तो कंपनी वहाँ पैसा बचा के 2-3 काम एक ही बंदे से करवा लेती है। तो ट्रांसलेटर्स की आजकल बहुत डिमांड है। फिर बेटा अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कि आपने कुछ एज्यूम कर लिया और चाहते आप कुछ थे। एम्प्लॉयर ने बोला कि हमारे गेस्ट का ध्यान रखना, अब वो चाहते थे कि
सबॉर्डिनेट उनको जाके पिक करे कैब में, होटल तक वहां उनको ड्रॉप करके आए और उनके अकोमोडेशन वगैरह के लिए ध्यान रखे कि सर खाने पीने के लिए कॉल कर लेना, कुछ दिक्कत हो मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल कर देना, मैं अरेंज करवा दूंगा। और जूनियर ने क्या समझा कि खाली उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके आना है, तो वो बात अनक्लियर थी, तो अनक्लैरिफाइड असम्पशन, तो उसने अज्यूम कर लिया अच्छा ध्यान रखना है, मैं ध्यान रखूंगा, मेरे ऊपर छोड़ो। ये अनक्लैरिफाइड था, तो ही शुड हैव क्लैरिफाइड कि एग्जैक्टली आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो, मैं कैसे उनका ध्यान रखूं, मुझे उनको रूम तक ड्रॉप करके आना है, लगेज तो होटल वाले उठा लेते हैं और उनको अपना नंबर दे के आना है फॉर एनी रेफरेंस और एनी हेल्प ही नीड्स, तो वो सब चीजें हो नहीं पाई क्योंकि असम्पशन वाज अनक्लियर। टेक्निकल जार्गन, अब वर्कर्स को बोलोगे कि अब से हम एफिशिएंटली काम करेंगे, वर्कर्स को वो बात समझ नहीं आएगी, तो आप टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करो वाइल डीलिंग विद योर सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन ऑफ नॉलेज के साथ आगे वहां तक पहुंचे हो सकता है कि उन वर्ड्स उन सेंटेंस की जानकारी आपके जूनियर्स को ना हो, तो टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करो, नहीं तो फिर वो सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा बेटा जी। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज, मैं आप लोगों को बोलता हूं आगे वाले 3 दिन छुट्टी है, आप लोग बोलोगे सर उंगली क्या बोल रही है, मुंह क्या बोल रहा है आपका, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी वर्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम तो पढ़ेंगे बहुत और मैं खड़ा हूँ और मेरे माइंड में एक्साइटमेंट नहीं है बॉडी पे, तो आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन शुड मैच विद ईच अदर, देन ओनली आप ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे, वरना मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ अगले 3 दिन हम टेस्ट लेंगे, आप बोलोगे सर क्या हुआ है, तो वो बैरियर हो जाएगा। तो कौन कौन से बैरियर आते हैं बेटा सिमेंटिक के अंदर, एक तो लैंग्वेज वाला, सबसे पहले मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, एक बॉडी लैंग्वेज ये ले लो, ठीक है। फिर आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज जिसमें आपके कुछ वर्ड्स आपने ओमिट कर दिए या आपने रॉन्ग वर्ड्स यूज कर लिए, फिर बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन, फिर बेटा अनक्लैरिफाइड असम्पशन, कुछ खुद से अज्यूम कर लिया जो कि था भी नहीं। दूसरे नंबर पे कौन सा वाला था आपका, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, की एक शब्द मल्टीपल मीनिंग, तो एग्जैक्टली आपका क्या मीनिंग है वो क्लैरिफाई होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको मिसअंडरस्टैंड ना कर लो। टेक्निकल जार्गन, ऐसे वर्ड्स मत यूज करो सामने वाला अंडरस्टैंड ना कर पाए। अगले बैरियर बेटा जी जो आते हैं वो है साइकोलॉजिकल, ये बेटा दिमाग से क्रिएट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली क्यों क्रिएट हो जाते हैं, मे बी ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पे, मे बी आपकी बैकग्राउंड अलग रहा है, फॉर दैट रीजन यू माइट नॉट ट्रस्ट अदर पर्सन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टेटस थोड़ा डाउन है फॉर विच यू आर हेजिटेटिंग इन कम्युनिकेट विद द टॉप लेवल पीपल, वेयर एज यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव सजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो वहां पे बेटा जी दिक्कत आ जाएगी। तो ये बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट, रूल्स ऐसे है, पॉलिसी ऐसी है कि जी हमारे यहाँ तो हम टॉप से बात ही नहीं करते हैं, तो वो काम खराब कर देगी चीज है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्री मैच, तो ये तो अच्छा, एक सेकंड मैंने अभी आपको बोला, मैंने अभी जो मैं ओरली बता रहा था वो मैंने बोले कौन से ऑर्गेनाइजेशनल, पर यहां पर अभी कौन से टाइटल में है, साइकोलॉजिकल। बेटा रियली सॉरी, जो मैं अभी ओरली सारे मैंने बोले वो किसके अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहले चलो मैं वही करवा देता हूं जो मैंने अभी बोले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डस्ट ट्रस्ट वगैरह वाले बार पहले ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पॉलिसी अगर ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी है कि पीपल जनरली डोंट टॉक विद दी सुपीरियर्स, तो वो क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है कि यू डोंट फील कंफर्टेबल कि जब बाकी लोग बात नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन यू आर नॉट अलाउड टू टॉक, वहां तो बोला हुआ है कि बात नहीं कर रही, तो फिर कैसे एक कंक्लूजन पर आ पाओगे। स्टेटस, आपको थोड़ा लोअर फील हो रहा है कि यार मैं तो हायरार्की में इतना बॉटम पे हूं, इतना अच्छा सजेशन में देना चाहता हूं, बट आप हेजिटेट करोगे बात करने से, तो ये बैरियर आपके लिए कंपनी ने क्रिएट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर, किसी डिपार्टमेंट में फ्री फ्लो, किसी डिपार्टमेंट में यू नो गॉसिप, किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने लगा दिया जी चेन, किसी डिपार्टमेंट में इन्वर्टेड भी, आपको समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं किससे ना करूं, तो स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने कर रखा है कि किसी डिपार्टमेंट में कुछ, किसी डिपार्टमेंट में कुछ, तो वो दिक्कत हो गई। फिर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, अगर बेटा टेलीफोन हो और अगर कंपनी की बिल्डिंग बड़ी है तो बात करने में दिक्कत नहीं आए, बट अगर बिल्डिंग का साइज बड़ा है, अलग अलग फ्लोर्स है, तो आप बोलोगे चलो जब बंदा दिखेगा तब बात कर लूंगा। तो थोड़ी फैसिलिटीज ऐसी रखो कि लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए हेजिटेट ना करना पड़े कि यार मैं अपना काम छोड़ के जाके बात करूं, मेरा टाइम उसमें वेस्ट होगा, इससे बेटर तो ब्रेक में या कैफे में जब कैंटीन का टाइम होगा तब जाके बात कर लूंगा। तो फैसिलिटीज रखो कि आपस में वो कनेक्ट कर पाए, मे बी लैंडलाइन फोन कनेक्ट, लैंड लगा दो, ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली उसमें कहोगे लोकल एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क में वो अपने बिल्डिंग में आपस में बातचीत कर पाए। जैसे होटल्स वगैरह में होती है कि अगर किसी कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कॉल करके रिसेप्शन पे 9 नंबर प्रेस करके बात कर सकते हैं, जनरली 9 ही रहते, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सजेशन वगैरह सिस्टम भी होना चाहिए ना, तो फैसिलिटीज में जैसे कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स, तो वो रखो ताकि आपके जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज भी हैं वो भी आपके लिए कुछ सजेशन वगैरह डालते रहे, तो ऐसा फैसिलिटी रखो कंपनी में। स्कूल में भी आजकल होते हैं सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, तो वो उसमें आ जाता है। साइको दिमाग से क्रिएट होते हैं। अब इसमें क्या हो गया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की, आपने पहले से इवैल्यूएट कर लिया कि यार बॉस तो कुछ उल्टा ही बोलेंगे, तो आपने उनकी बात ढंग से सुनी ही नहीं, और वो कुछ अच्छा बोलने वाले थे, बॉस ने बोला कि नया सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अब, आपने कहा अरे यार काम खराब, आपने अपना माइंड कहीं और लगा लिया,
अब नया सॉफ्टवेयर आ गया, उस पर काम नहीं कर पा रहे, आप सुन तो लेते हो उनकी बात क्या, तो आप पहले से ही सुन लोगे और अब आगे नहीं सुनोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो यू शुड फर्स्ट लिसन केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। एंड देन लैक ऑफ, अब सुन ही नहीं रहे, ध्यान ही कहीं ऑक्यूपाइड है। इन अटेंटिव लिसनर और लैक ऑफ अटेंशन इज सेम थिंग। क्या आप अटेंशन नहीं दे रहे या आप इनअटेंटिव हो तो आपका कम्युनिकेशन का मैसेज ढंग से रिसीव नहीं हो पाएगा और आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। तो ढंग से सुनो, प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहना। लॉस बाय ट्रांसमिशन, आपने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि वो अपने सबऑर्डिनेट को एक मैसेज पास करे, अब वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैसेज पास होगा गारंटी थोड़ी है, तो कुछ वर्ड जुड़ जाए, कुछ वर्ड हट जाएंगे। आप किसी की भी बात को वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते। मैं अपनी खुद की बात जो मैंने पीछे बोली मैं वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं कर सकता, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जो मिस आउट हो जाए, तो वो लॉस हो जाता है। वो ट्रांसमिट करते टाइम कुछ बातें आपकी निकल जाती है, ओमिट हो जाती है, तो वो एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेटा थे साइकोलॉजिकल, ठीक है। और एक डिस्ट्रस्ट भी है कि सामने वाले में भरोसा ही नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा। बैकग्राउंड इसका अलग है, अलग जगह से आता है, मैं बात नहीं करूँगा। या फिर पहले इसने गलतियां करी थी, अब मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करवाना चाहता, ट्रस्ट नहीं है, तो वो दिमागी दिक्कत है, साइकोलॉजिकल इशूज है, ठीक है। साइकोलॉजिकली डिस्ट्रस्ट है, ट्रांसमिशन या पुअर अटेंशन हो गई, लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, तो ये सब जो एरर्स है ये आपके बैरियर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल। सिमेंटिक में बेटा बॉडी लैंग्वेज वगैरह थे, टेक्निकल जार्गन था, अनक्लैरिफाइड असम्पशन थी, ठीक है, और बैडली एक्सप्रेस मैसेज था। ऑर्गेनाइजेशनल में स्टेटस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज खराब है, पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की आपको बात नहीं करने दे रही, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बैरियर्स थे। फिर पर्सनल, आपके खुद से बेटा कुछ बैरियर्स आपस में क्रिएट हो गए कि आप अपने जूनियर से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो। क्यों? एक तो आपका जूनियर कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि उसको डर है कि बॉस मुझे कोई काम दे देंगे। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, बॉस ने बोला काम कितना हुआ है पहले ये बता, तो अगली बार आप सोचोगे कि यार क्या यार, सुबह सुबह का टाइम था, बॉस ने मूड खराब कर दिया, तो आपको एक फियर हो गया कि यार एक तो मैं उनको विश कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग और सामने से रिवर्ट क्या आ रहा है, काम कितना हुआ है, काम करके दे। तो आपको फियर हो गया कि यार मैं इनको कुछ विश करता हूँ और ये सामने से मुझे काम बोल देते, तो मैं इससे अगली बार बात ही नहीं करूंगा किसी भी चीज के ऊपर, तो वो बैरियर हो जाएगा। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बॉस सोचता है कि यार इससे बात करने का फायदा नहीं है तो कर ही नहीं पाएगा। बेटा ये डिस्ट्रस्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फर्क है। डिस्ट्रस्ट एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है सामने वाले पे तो वो पर्सनल है कि यार ये नहीं कर पाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो पर्सनल है। साइकोलॉजिकल कुछ पहले ऐसा इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से आपके माइंड में क्रिएट हो गया कि यार इस पे इससे बात, तो वो डिस्ट्रस्ट है, वो भरोसे की शॉर्टेज है। और अगर मतलब भरोसे इन द सेंस कि वो ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, और सामने वाले पे बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कर ही नहीं पाएगा, तो सर डिफरेंट केस, तो वो पर्सनल है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट करने नहीं चाहते फॉर एनी रीजन, नहीं करनी भाई बात, ठीक है, मुझे पसंद नहीं फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो सबसे बात करता है या फिर ये तो बहुत बोलता है या फिर इसकी बात समझ ही नहीं आती है, तो यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट, तो अनविलिंगनेस, ये पर्सनल बैरियर है सारे। और अगर आपकी बात के लिए आपको एप्रिसिएशन ना मिले, आप इनिशिएटिव लो और आपको उसका कोई इंसेंटिव ना मिले, यार मेरा सजेशन था, इतना प्रॉफिट हुआ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, मैं सजेशन दूंगा ही नहीं आगे से, तो वो आपका क्या क्रिएट हो गया, पर्सनल बैरियर। तो इन चीजों को आप कैसे सुधार सकते हो, ध्यान से देखो। तो 4 बैरियर पढ़ाए मैंने आपको, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, सिमेंटिक। सिमेंटिक कौन कौन से, फटाफट, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, वर्ड्स में डिफरेंट मीनिंग्स या सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, टेक्निकल जार्गन एंड अनक्लैरिफाइड असम्पशन। फिर बेटा हम आए थे आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल पे, स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी अगर है, पॉलिसी, स्टेटस, रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। फिर हमने बेटा आपके साथ बात करी साइकोलॉजिकल, डिस्ट्रस्ट था, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन था, ठीक है, और अल्टीमेटली आपका साइकोलॉजिकल में आ जाता है कि प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, पहले को सोच लिया कि भाई ऐसा ही है, तो वहां दिक्कत आ जाती है। पर्सनल है बेटा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, ठीक है, अल्टीमेटली। अच्छा एक और था लैक ऑफ अटेंशन, वो किसमें था, साइकोलॉजिकल, आपका माइंड पहले से क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है, तो अब अटेंशन फिर नहीं था, तो हमने मिस कर दिया था साइकोलॉजिकल, मैंने रिपीट करके बता दिया। पर्सनल पे आओ वापस, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, आप डर रहे हो कि यार मैं कुछ बोलूंगा सामने से मुझे कुछ काम दे देगा, वो तो आप फियर कर रहे हो। कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये तो कर ही नहीं पाएगा, या बात करनी ही नहीं, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, और आपकी अगर बात का आपको ना मिले एप्रिसिएशन, लैक ऑफ इंसेंटिव, तो आप आगे बात नहीं करोगे। तो ये आपके बैरियर है, मैंने आपको सारे के रिवाइज करवा दिए, ऑर्गेनाइजेशनल में, सिमेंटिक में, साइकोलॉजिकल में और पर्सनल में। पर्सनल में, साइकोलॉजिकल में मेरी रिक्वेस्ट है कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन जनरली बच्चों को होती है डिस्ट्रस्ट में और कॉन्फिडेंस में। बेटा ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पे, तो वो साइकोलॉजिकल बात है, पहले कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी पर्सनल बात है कि क्यों नहीं है वो आप देखो, तो वो पर्सनल बात है। अब बेटा कैसे सुधारा जाए, बेटा पहले बोलने के जरा दिमाग में आइडियाज क्लियर रखो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू स्पीक, एंड देन कम्युनिकेट करो जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। खाली ये बोलो कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही नहीं। पहले सामने वाले की सुनो, फिर अपनी बात रखो आगे।
फिर कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं है, आप वर्कर्स को मशीन के बारे में समझना चाहते हो, तो पहले मशीन की नॉलेज लो कि भाई कैसी है, कैसे काम करेगी, तभी आप उनके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। थोड़ी लैंग्वेज वगैरह के बारे में भी वही आ गया कि जानकारी रखो, ठीक है, ताकि सामने वाले के साथ एरर ना हो। थोड़े बेसिक वर्ड्स तो पता होने चाहिए, जिस क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो उसकी लैंग्वेज के एटलीस्ट ग्रीट करने का तो वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, बोंजूर वगैरह पता होनी चाहिए। फिर बेटा कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प टू वैल्यू टू लिसनर, ऐसी बात सामने वाले की जिससे कुछ हेल्प हो, कुछ उसे सोल्यूशन मिले, कुछ सजेशन मिले, तभी वो आपसे दोबारा बात करने आएगा। अगर आपसे बात करके उसको कोई फायदा नहीं है, दोबारा या तीसरी बार बात करेगा नहीं आपसे। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, जैसे मैं साथ साथ ना देखता रहता हूँ कि बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, तभी मैं अगला स्टेटमेंट बोल रखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज्ड ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं उस बात को रिपीट करना प्रेफर करता हूँ अंटिल आई एम सेटिस्फाइड विद द टॉपिक कि हाँ बच्चों को परफेक्टली क्लियर था, और फीडबैक जरूरी है। फिर कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, बेटा अभी जितनी पूरी क्लास ली मैंने, खाली मैंने आज या कल के बारे में बात करी, या मैं बोर्ड्स के बारे में फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहा हूँ, तो जो बात करी जाएगी वो सिर्फ आज या कल के बारे में नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बात करी जाती है। जब भी करी जाती है, आज के बारे में खाली बात करें क्या करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए बात करो। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप कम्युनिकेशन रेगुलरली यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टीम। रेगुलरली अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा गोल्स कितने अचीव हुए, आपको कैसे पता लगेगा एम्प्लॉइज काम करने में सेटिस्फाइड है। तो दीज थिंग्स शुड बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस। बेटा इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर, पहले सुनो फिर बोलो, ठीक है, रेदर देन जस्ट डिक्लेयरिंग। बेटा कोर्ट में भी जब अग्रीमेंट होती है तो कितनी सारी हियरिंग्स होती हैं, पहले जज दोनों पार्टीज की बातें सुनता है तब जाके वो बोलते हैं। तो बी अ गुड लिसनर, पहले सुनो एंड देन डिक्लेयर अ जजमेंट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द टेस्ट। रजिस्टर निकालेंगे सब, 50 नंबर का टेस्ट, सही आंसर +5, गलत आंसर -1, अनअटेम्प्ट 0। सो जी अब आपके साथ हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। मैं रिपीट करूंगा, सही जवाब पे आप लोग रिकॉर्ड करोगे 5 नंबर, गलत जवाब पे रिकॉर्ड करोगे -1 नंबर, और बेटा जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे वहां पर आप रिकॉर्ड करोगे 0। करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आया है। गीतांजलि मकान एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है, उनका मानना है कि अगर जॉब को इंटरेस्टिंग बनाए, ग्रेटर वैरायटी उसमें डाले, ठीक है, कंटेंट डाले, तो उससे वर्क एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, जॉब अपने आप ही मोटिवेशन का सोर्स बन जाएंगी। कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहां पर हमारी गीतांजलि जी फॉलो करना चाहती हैं? 3 सेकंड आप लोगों के पास है, प्लीज जवाब लिखिए। 1 2 3। बेटा वो जॉब को इंटरेस्टिंग बना रही है, जॉब को एनरिचिंग चाहती है कि जॉब अपने आप में मोटिवेशन हो, लोगों को काम करने में मजा है। सवाल बेटा ये बहुत अभी हाल ही में पूछा गया था। चलिए आगे। बेटा एक सीईओ है कंपनी के, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी कंपनी सक्सेसफुल है, काफी सक्सेस स्टोरीज है उनकी कंपनी की, डॉक्यूमेंट भी करी गई है। उन्होंने चूज करा कि हाईली मोटिवेटेड और कैपेबल मैनेजर्स जो बनना चाहते हैं उनको परफॉर्म करने पड़ेंगे अपने टास्क क्रिएटिव तरीके से, बिना अल्टीमेटली किसी और हेल्प के, मतलब खुद मेहनत करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव द गोल। वो ग्रुप मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि यार अपने टास्क तुम करो खुद, मतलब ही डजंट बिलीव कि सारा काम मैनेजर करे, वो चाहते हैं कि उनकी टीम भी उनके साथ मिलकर काम करे, रिजॉल्व करे, खुद इशू सॉल्व करे। ही इंटरवीन्स बट ओनली व्हेन नीडेड टू करेक्ट एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब वो बार बार इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि मेरी जरूरत है। वो कहते हैं कि मेंबर्स को छोड़ दो उनके ऊपर, जैसा वो फैसला लेना चाहे करे। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो अपने काम पे ध्यान दो और अपने मेंबर्स पे तब इंटरफेयर करो जब आपको लगे कि उनको आपकी जरूरत है। तो वो सपोर्ट करता है, उनको सप्लाई करता है मोटिवेशन जब चाहिए असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। कौन सा लीडरशिप स्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं प्लीज बताइए। 3 सेकंड आप लोगों को दिए जा रहे हैं। 1 2 3। बेटा जी वो लेजे फेयर फॉलो कर रहे हैं, वो उनके तभी इंटरफेयर करते हैं जब उनको लगता है कि जरूरत है, बाकी टाइम ही डजंट बिलीव इन इंटरफेयरिंग अ लॉट। चलिए आगे। बेटा बलविंदर प्रोडक्शन मैनेजर है एक कंपनी के, ठीक है, वो ऑर्डर देते हैं सबऑर्डिनेट को और बोलते हैं कि भाई जो बोल दिया वो बोल दिया, ऑबे करो मेरा ऑर्डर। वो कोई कंसल्टेंसी नहीं करते, कोई एनकरेजमेंट नहीं करते। कौन सा लीडरशिप स्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं? बेटा जी मैं खाली आपको 2 सेकंड दूंगा, इसके लिए सही जवाब दीजिए। 1 2। तो बेटा वो अपनी अथॉरिटी चला रहे हैं, अथॉरिटेटिव, दूसरा नाम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही इज फॉलोइंग। चलिए आगे फटाफट से। चौथे क्वेश्चन में आपको बोला गया है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और काफी सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस कंपनी में। तो कंपनी ने कहा कि जो हमारे एम्प्लॉइज है ना उनको हम स्टेबिलिटी देंगे इनकम की आने वाले टाइम में, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कि इतने एप्लीकेशन के बावजूद भी हम अपने पुराने लोगों को कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं, ताकि वो ग्रेटर जील, काफी मतलब एक्साइटमेंट, काफी श्योरिटी के साथ कंपनी में टिके हुए रहे। तो कौन सा इंसेंटिव वो यहाँ पर बेटा देने की बात कर रहे हैं? प्लीज जवाब दीजिए। 3 सेकंड है आप लोगों के पास। 1 2
3 तो बेटा वो उन लोगों को दे रहे हैं सिक्योरिटी कि आपको कुछ टाइम के लिए हम रखेंगे डेफिनेटली, अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है यू विल बी कंटिन्यूइंग अनलेस एंड अनटिल आपकी परफॉर्मेंस जितनी होनी चाहिए उससे शॉर्ट जाती है। बेटा अलका जी काम कर रही है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। उनकी जो मदर है उनकी तबीयत बेचारी की ठीक नहीं है तो उनको जाना पड़ता है वहाँ, उनको लीव 1 हफ्ते की लीव पे जा रही है, अब तो वो चाहिए हो गया। इसके लिए वो गई सीनियर अकाउंटेंट के पास, उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मदर की तबीयत ठीक नहीं है। उस टाइम पे मनोज जो था वो साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट को चेक कर रहे थे, ठीक है। उनका जो माइंड था बेटा वो पहले से ना प्री ऑक्यूपाइड था कि वो उसमें थे। ही डिडंट लिसन टू अलका अटेंटिवली एंड कुडंट अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। अलका वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, भाई मदर की तबीयत खराब है, मनोज जी हमारे चेक कर रहे हैं बैलेंस शीट, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। तो उनका क्योंकि जो माइंड था वो पहले से क्या था, प्री ऑक्यूपाइड। तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा बैरियर यहाँ पे फॉलो मतलब कौन सा बैरियर यहाँ पर आ गया। 1 2 3 बेटा शाबाश, साइकोलॉजिकल बैरियर। उनका माइंड प्री ऑक्यूपाइड माइंड इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल। नहीं बेटा, प्री ऑक्यूपाइड माइंड, पहले से माइंड अगर आपका प्री ऑक्यूपाइड है बेटा, उन्होंने अपना मैसेज तो ढंग से बोला ना, उसने सुना नहीं क्योंकि उनका जो माइंड था वो पहले से प्री ऑक्यूपाइड था। आप इसको किस में रखते हो, लैक ऑफ अटेंशन। जो अटेंशन थी वो मनोज जी ने नहीं दी व्हेन अलका वाज कम्युनिकेटिंग विद हिम, सो हिज माइंड वाज प्री ऑक्यूपाइड क्योंकि उनका अटेंशन था ही नहीं। सो दैट इज अ साइकोलॉजी, उनका माइंड ऑक्यूपाइड था ना। नित्या जी स्टूडेंट है 12वीं कक्षा की एक अच्छे स्कूल में। शी हैज अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट जो टीचर है वो हमेशा गलती निकालती है काम में। एक दिन प्रोजेक्ट चेक हो रहा था क्लास 12वीं का और टीचर के कुछ भी बोलने से पहले, जबकि वो अप्रिशिएट करना चाहती थी नित्या को, नित्या तो वहां से निकल गई कि भाई ये तो कुछ उल्टा ही बोलेंगी, मैं तो यहाँ से निकल जाती हूँ। कौन सा बैरियर यहाँ पर वॉयलेट करा गया है, फटाफट से बताइए। 1 2 3 बताइए बेटा। यहाँ पर देखिए, पहले तो कुछ बच्चों को यहाँ पर से कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पर पर्सनल है, कुछ बच्चों को लगेगा यहाँ पर साइकोलॉजिकल है। जरा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वो पहले से उसको अपने ऊपर क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके जो इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर थे जरा उनको आप याद करिए। उसमें क्या हो रहा था, अगर आपको पहले से ही एजम्पशन है कि अल्टीमेटली ये तो मतलब अल्टीमेटली कुछ गलत होगा, ठीक है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन आपने इवैल्यूएट कर लिया पहले से, आपने क्या इवैल्यूएट कर लिया कि मुझे तो सामने से कुछ गलती आएगा, या आपने क्या कर लिया पहले से इवैल्यूएट। देखो बेटा, एक होती है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन जो किसमें होती है, सेमेंटिक में, जिसमें क्या होता है कि बात पूरी हो चुकी होती है पर आपने उसको एज्यूम गलत कर। यहां पर बेटा बात क्या पूरी हुई, नहीं हुई ना। यहां पर पहले से उसने क्या कर लिया, इवैल्यूएट। देखो एजम्पशन और इवैल्यूएशन में फर्क समझो। एजम्पशन क्या है कि बात हो चुकी है और आपने उसको एज्यूम गलत तरीके से कर लिया, तो वो सिमेंटिक है कि बात हो चुकी है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन आपका वो सिमेंटिक है। पर यहां पर तो बेटा सिमेंटिक किसी भी तरीके से है नहीं क्योंकि एजम्पशन के बारे में बात हुई नहीं, क्योंकि बात तो हुई नहीं। और यहां पर उनका आपस में कोई पर्सनल ग्रज वगैरह तो है ही नहीं, और ना कोई अनविलिंगनेस से कम्युनिकेट करने की, ना कोई चैलेंज का डर है, ना कोई इंसेंटिव नहीं मिला, ऐसी कोई दिक्कत है, और ना बेटा इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ने दिक्कत क्रिएट करी। साइकोलॉजिकल का जो सबसे पहला बैरियर था, व्हाट वाज इट, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। पहले से उसने इवैल्यूएट कर लिया, हर बार कमी निकालती है, इस बार भी ये कमी निकालेगी। तो बेटा इसमें सही जवाब होगा साइकोलॉजिकल। जिन बच्चों का सही जवाब था +5 रिकॉर्ड कर लीजिए। थोड़ा टाइम मैंने लगाया क्योंकि इसमें मुझे लगा बच्चों को शायद कंफ्यूजन पर्सनल साइकोलॉजिकल में हो सकती है, तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी क्योंकि पहले उसका उनका माइंड पहले से सेट था कि मुझे तो कुछ उल्टा ही मिलेगा, तो वो पहले से इवैल्यूएट कर रखा था। बेटा कविता जी ने रिसेंटली एक HR डायरेक्टर की पोजीशन ज्वाइन करी है एक कंपनी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि स्कूल में ना काफी एक्सपीरियंस मेडिकल टीम है, पेरोल पे अच्छा पेमेंट मिल रही है उन्हें, उनको रेगुलरली ऑफर करा जाता है अच्छा तो वो अच्छी मतलब रेगुलरली अच्छे सजेशंस ऑफर कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, पेमेंट भी उनको अच्छी मिल रही है और वो तो खुश है पेमेंट से जो स्टाफ वहां काम कर रहा है, एंड एज ए रिजल्ट वो सजेशन भी देते हैं विच वर अच्छा ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई कि उनके सजेशंस को अप्रिशिएट नहीं करा जाता और ना उनको स्कूल कुछ रिवॉर्ड देता है। जो उनकी फैकल्टी है वो उनको सजेशन दे रही है, बच्चे सजेशन दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। इंस्टेड द स्कूल आउटसोर्स द टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स to the students and paid them a good compensation for their services. Because of this, the existing medical team felt disheartened and stopped giving useful suggestions. तो बेटा सजेशन उन्होंने बंद कर दिए, सुनवाई नहीं हो रही थी, तो कौन सा बैरियर यहाँ पर, ये चारों ही बाय द वे पर्सनल बैरियर में आते हैं, बट स्पेसिफिकली कौन सा यहाँ पर है, इट इज क्रिस्टल क्लियर, ओनली 2 seconds वी आर गिविंग टू यू, 1 and 2। तो बेटा इट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर आप सजेशंस के बदले कुछ प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दोगे, इंसेंटिव नहीं दोगे, आगे सजेशन आने बंद हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8वें के साथ। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में,
जिसमें आप वो बनते हो जो आप कैपेबल हो बनने के। इसमें आपको अपनी ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट मिलती है। ठीक है, तो कौन सी नीड हायरार्की की यहाँ पर बताई गई है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है बेटा, इसके लिए मैं खाली आपको 2 ही सेकंड का समय दूंगा, 1 और 2। बेटा इसमें आपकी आखिरी नीड आ गई, तो हाईएस्ट लेवल जो होती है मैस्लो की वो सेल्फ एक्चुलेशन होती है। 2 सवाल और बस जवाब दे दीजिए, फिर आप लोगों को हम फ्री कर देते हैं। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। तो बेटा कौन सा इसमें फीचर डायरेक्टिंग का फॉलो करा गया है? बेटा इसमें तो खाली 2 सेकंड ही बहुत है, 1 सेकंड, 2 सेकंड। बेटा इसमें तो इतना सोचना ही नहीं है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हर लेवल पर बेटा डायरेक्टिंग करी जाती है। बेटा आखिरी सवाल, अगर कोई मैच नहीं है जो बोला गया और जो एक्सप्रेस करा गया बॉडी मूवमेंट के थ्रू, तो कम्युनिकेशन रॉन्गली परसीव करा जा सकता है। कौन सा सिमेंटिक बैरियर इसके अंदर बेटा जी हाईलाइट करा गया है? जवाब दीजिए, 3 सेकंड है, 1 2 3। बेटा इतना क्यों सोचना है? तो बेटा जब ये वाली बात आ गई तो आपकी बॉडी मूव अलग कर रही है, आपके वर्ड्स अलग बोल रहे हैं, तो बेटा बैरियर आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो जेस्चर आप कर रहे हो मतलब एक्शंस, उसमें मिसमैच हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट मिसमैच हो जाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर ये सिमेंटिक होता है। तो बेटा जी जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर को देख रहे थे हमारे साथ अब तक, जरा कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइए, वुड लाइक टू सी। और कोई भी कुछ में डॉट डिफिकल्टी रह गई हो तो पूछ ले कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बेटा इस वीडियो को जरा लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम।